Hello everyone, good afternoon. I hope everybody is doing fine on a Saturday afternoon. This time the time has been different, so I hope we do did justice on the time front because in the evening people prefer to go out. So I thought ki even Sandeep suggested, so I thought it is a good time to have this session and. It's a very interesting topic, I would say, and Sandeep will be joining shortly, and I see other people also, so they can also chip in, and we can have a holistic educational discussion. और आपके कुछ questions रहेंगे going forward, तो once I have my set of questions to Sandeep, तो definitely I'll be happy to address your questions. तो जिसको speaker आना है, तो they can send in a request, or those who are more comfortable with comments, they can type in their questions in the comments. Hi, Sandeep. Hey, Prince. Good morning, everyone. Prince, I'm just checking few names also. So we need not to restrict it to, people like Rahul Arya, Varun Agwal, if they wish to come on as speakers, please feel free to come, assuming you have time and bandwidth. राइट तो संदीप आज टाइमिंग का भी थोड़ा चेंज किया है, तो आज थोड़ा हिंदी पे फोकस ज्यादा रखेंगे, जस्ट बिकॉज टाइम एंड अगेन पीपल रिक्वेस्ट कि थोड़ा यार हिंदी में सेशन करो, तो सिंस द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स रखते हैं, बट मोर ऑन हिंदी, दैट इज फाइन विथ यू. नहीं, मेरे साथ तो हमेशा ही फाइन रहता है प्रिंस, सो दैट इज परफेक्टली फाइन. फाइनेंस है तो लैंग्वेज नेचुरली बीच से इंग्लिश हो जाएगी. माइंड में स्लिप हो जाता है, उतना नहीं पता चलता है बिकॉज वर्क रिक्वायर्स अस टू टॉक a bit in English, but mostly those who know me personally know I always talk mostly in English, I'll say. So yeah, very comfortable, Prince. कोई दिक्कत नहीं है. So, for everyone, like the topic for today is fundraise via preferential, but again, we'll be discussing what are the different ways in which a listed entity can raise funds, or why raising funds are, at initial level, it might appear कि बहुत basic है, but it is very helpful for all the investors or audience listening today. तो संदीप भाई शुरू करते हैं. मीनवाइल people will keep on joining, and also friends who join us regularly, feel free to send in a request in case I missed seeing anyone on the screen, so that we can also hear from you guys also. तो संदीप भाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि what are the different ways in which a listed entity can raise fund, और क्यों जरूरत पड़ती है basically. Good question. So thanks for setting it up like that. So अभी हम फोकस करेंगे लिस्टेड एंटिटीज में, क्योंकि अनलिस्टेड में वी नो पीवीसी स्पेस. तो इनिशियली जब एक बार आईपीओ आ गया, जिसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्राइमरी इशुएंस, राइट, प्राइमरी आईपीओ. उसके बाद ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी मे नीड मनी, फॉर विच नेचुरली दे विल गो टू डेट मार्केट्स रेगुलरली. दैट्स ए रेगुलर सोर्स ऑफ फंडिंग. बट कई बार वो बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड हो जाती है, तो प्रमोटर वुड लाइक टू डाइल्यूट बाय रेजिंग एडिशनल कैपिटल वाया इक्विटी इशुएंस. और उसके कई फॉर्म हो सकते हैं. तो जो मोर पॉपुलर फॉर्म है मेन बोर्ड कंपनीज के लिए, जिसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओस, राइट. आर इट कैन बी राइट्स इश्यू. तो एफपीओ इज एसेंशियली नथिंग बट अ री आईपीओ. कॉमन सेंस है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज एफपीओ लाएगा, अगर कभी रिलायंस लाएगा भी नहीं, उनके पास देयर आर बेटर वेज टू रेज फंड्स. बट लेट्स से अगर वो एफपीओ लाते हैं तो 3,000 रुपए का शेयर्स ज्यादा से ज्यादा 4-5% डिस्काउंट में होगा, जस्ट टू ल्योर इन्वेस्टर्स. और वो सबके लिए अवेलेबल होगा, रीबिड होगी, और वो एप्लीकेशंस होगा. लेट्स से 100 करोड़ शेयर्स थे तो कुछ एक्स्ट्रा बिड होगी तो एलोकेशन हो जाएगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. और उसकी रेंज हो सकती है, बुक बिल्डिंग हो सकती है, उसमें भी एंकर एंड ऑल दैट विल डू. सो दैट्स वेरी सिंपल फॉर्म, राइट. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और सेकेंडरी इशुएंस. Then there is another source which is called rights issue. Now, rights issue by definition can only be given to existing shareholders. उसमें बेसिकली क्या होता है कि हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट होता है कि आपके पास अगर आप एक शेयर है तो 1 या 5 और शेयर्स, या फॉर एवरी 5 शेयर्स यू कैन गेट 1 मोर शेयर, एंड दैट इज यूजुअली एट अ डिसेंट डिस्काउंट. दैट इज टू इंश्योर एवरीवन पार्टिसिपेट्स. बट दैट इज ऑल्सो मैथमेटिकल कैच. कैसे? क्योंकि
एक बात बार हमें समझनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मनी पोस्ट मनी हम लोग हमेशा बात करते हैं। प्री आईपीओ की सेशन हुआ था प्रिंसेस में भी हमने डिस्कस किया था कि इसेंशली हमें शेयर फ्री में नहीं मिल रहे हैं। एक कंपनी है, लेट्स से उसकी मार्केट कैप है 1000 करोड़, उसने 100 करोड़ और इश्यू किया, तो ऑल एल्स इक्वल कुछ कंपनी में चेंज तो नहीं हुआ। तो 1000 प्लस 100 इज द न्यू वैल्यू ऑफ कंपनी पोस्ट मनी इज 1100 करोड़। पहले वो लेट से एक्स नंबर ऑफ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब वो एक्स प्लस 20% पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी हमें राइट्स इश्यू की बातें आती हैं तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि 700 रुपए का शेयर है, 300 में मिल रहा है, बहुत डिस्काउंट में मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो डायल्यूशन हो रहा है नीचे के लेवल्स पे हो रहा है, उसकी वजह से जो न्यू टोटल शेयर्स हैं उनकी नेट वैल्यू कम आ जाएगी। तो अगर आई एम एज्यूमिंग, आई मीन आई एम नॉट एज्यूमिंग, आई नो लाइक मोस्ट ऑफ हियर इन दिस कॉल हैव दैट बेसिक लेवल ऑफ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि लेट्स से पहले 1000 shares थे at 700 rupees each. You issue another 200 at 300 rupees each. So it is a basic mathematical average. New price will become, 1000 into 700 plus 200 into 350 divided by total number of shares. But the new market cap will not be 1000. It will be 1000 plus another 100 crore which you have raised via rights issue. So that is the in nutshell rights issue. Now rights issue भी एक अच्छी प्रोसेस है, उसमें एफर्ट लगता है। तो एफयू भी लिटरली सेबी के पास फिर से अप्रूवल के लिए जाएगा। एक पूरी आईपीओ प्रोसेस का जैसा डॉक्यूमेंटेशन होता है, ओनली बेनिफिट कंपनी के लिए क्या होता है कि क्योंकि ये एडिशनल शेयर्स हैं तो उतनी लेवल की ड्यू डिलिजेंस की जरूरत नहीं है। मार्केट को भी पता है कि एक सेंस ऑफ फेयर प्राइस पता है, तो प्राइस डिस्कवरी उतनी चैलेंजिंग नहीं है, बट डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस वाइज उतना ही एफर्ट लगता है। ठीक है, फिर राइट्स इश्यू हो गया, उसमें भी डिसेंट वर्क है। और जो तीसरा जिसका जो आज का पर्पज है सेशन का, और ये डिस्कशन कैसे उठा प्रिंस, आप हमेशा बोलते रहते हो कि कुछ पॉडकास्ट के टॉपिक्स वगैरह में, तो मुझे लास्ट मतलब मी एज एन इन्वेस्टर प्राइमरली 90% ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम मी, माई ओन थिंकिंग कि यार ये अचानक से क्या हो रहा है, ये हर दिन यहाँ प्रेफरेंशियल वहां प्रेफरेंशियल, पहले तो नहीं सुनाई पड़ता था। एंड आई एग्री, many of us and surely me, we were not that active in SME market or micro cap. It was not a very well functioning market also. कंपनी बहुत तेजी से रेज कर रही हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स आ रहे हैं। तो राइट्स इश्यू से हम जो थर्ड फॉर्म ऑफ फंड रेज है उस पे आते हैं प्रेफरेंशियल, और प्रेफरेंशियल के साथ ही हम लोग वारंट्स की बात करेंगे। तो इन नटसेल यू कैन डू एफपीओस, यू कैन डू राइट्स इश्यू, यू कैन डू प्रेफरेंशियल, यू कैन डू वारंट्स। और आई एम श्योर आई मे हैव बीन मिसिंग सम अदर फॉर्म। अगर किसी को कुछ और लग रहा है कि मैं, क्योंकि मैंने इसका कोई नोट्स नहीं बनाया सेशन में, सीधे अभी चाय पीते उठ के आ गया, इफ आई एम मिसिंग समथिंग प्लीज फील फ्री टू ऐड as a speaker are in comment. So but Prince, essentially these are the four forms. राइट संदीप। सो प्रेफरेंशियल पे थोड़ा और बात करें संदीप, तो ये कैसे काम करता है, और लाइक बीइंग अ रिटेलर या नॉर्मल इन्वेस्टर कैसे इसको देख सकते हैं, और इज इट लाइक लिमिटेड टू पीपल हु हैव बिग टिकट साइज, और कैसे क्या है? टिकट साइज पे आते हैं। सी बाय नेम देखिए, नाम से ही लग रहा है प्रेफरेंशियल, राइट, किसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। सो इट्स नॉट एन एलोकेशन प्रोसेस। सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेज दैट आईपीओ में सब कोई के इक्वल राइट है। अगर इतने नंबर ऑफ रिटेल के लिए ब्लॉक्ड है, एज लॉन्ग एज आई एम डिफाइंड ए रिटेल, और आई एम डिफाइंड इन एचएनआई, और आई एम डिफाइंड ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इफ आई बिड यू हैव टू गिव अस, राइट। If it is over subscribed, naturally you have to do a pro rata calculation. There cannot be any pick and choose. बट प्रेफरेंशियल एंड एंकर, दीज आर द ओनली प्लेसेस वहां पे चॉइसेस काम आती हैं। तो एंकर में भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। एंकर हम लोग यहाँ सब रिटेल है तो ज्यादा उस पर बात करने का फायदा नहीं है, बट एसेंशियली लेट से हम जब एंकर की लिस्ट भी देखते हैं तो उसमें लीड मर्चेंट एंड कंपनी मिलके उनके पास थोड़ी सी से होती है कि यार हमें ये इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लग रहे थे, हमारे ये प्रॉपर था। क्योंकि कल को अचानक से रेगुलेटर्स आके ये पूछ सकते हैं कि इवन एंकर में भी आपके पास 100 लोगों की बिड आई थी, तो आपने इन 5 को क्यों चूज किया, राइट। सो लीव एंकर्स ऑन द साइड, दैट्स मोर फॉर इंस्टीट्यूशंस। ऑन इंडिविजुअल साइड जहां पे ये बार बार डिस्कशन उठ रहा है, जिसमें होता है ना कि एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया एंड प्राइमरली नो व्हाट्सएप मीडिया, एंड लेट्स नॉट प्रिटेंड टू मच, आई मीन हाफ ऑफ द पीपल हियर आर वन वे और अनदर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे प्रेफरेंशियल लिस्ट आती है तो क्वेश्चन उठता है कि एक्स इन्वेस्टर को क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला, हमें कैसे मिल सकता है। वो जो क्वेश्चन है उसके क्रक्स में जो वर्ड है वो प्रेफरेंशियल, कि आपको प्रेफरेंस दी जा रही है। अब नेचुरली प्रेफरेंस वो बाय डेफिनेशन दे वुड लाइक टू गिव टू द पीपल हु कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग, राइट। ये कॉमन सेंस है, अनलेस यू हैव डब्ल्यूएस इंटरेस्ट, राइट।
which we can for now blindly assume that most of the promoters and most of the companies don't have any WS interest, अपनी कंपनी में वो क्यों बैड इन्वेस्टर्स लाना चाहेंगे? तो कॉमन सेंस है कि वो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स पे फोकस करते हैं. Unfortunately, in finance world, not in other words, quality becomes little synonymous with the bigness. In real life, it should not be, but in money world, bigger an investor, there is a perception mostly that uh, वो अच्छा इन्वेस्टर है, लंबा रुकेगा. बट देन देयर आर अदर शेड्स ऑफ ऑल्सो. एक मार्केट रेपुटेशन होती है, लोगों को पता होता है कि इस तरह के इन्वेस्टर्स यूजुअली ये 2 साल इस कंपनी में रुकते हैं, 3 साल में रुकते हैं, क्योंकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, while it is fundamental right of anyone to trade as many times as he can, as long as he is not into any kind of manipulation. आपका मन है आप दिन में 10 बार बेचिए, 20 बार बेचिए, लॉस खाइए, प्रॉफिट खाइए, that's your right. But from a promoter perspective, he would always want who are longer investor. And this is just not equity, even in debt. इसीलिए पेंशन फंड्स की जब न्यूज आती है तो बहुत पॉजिटिव मानी जाती है. मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ प्रिंस, बट लेट मी स्टिल डू दैट. कि इवन ब्रॉडर इक्विटी मार्केट में, फॉरगेट अबाउट प्रेफरेंशियल, राइट, जितनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग कोई इन्वेस्टर रखता है, उसकी रेपुटेशन प्रमोटर्स की आइज में और मार्केट की आइज में बहुत लंबी मानी जाती है. बिकॉज देन दैट्स द रियल फॉर्म ऑफ फंडिंग. अदरवाइज इट इज जस्ट अ फ्लिपिंग, राइट. एक पेंशन फंड जो कि एक एयरटेल में पैसा डाल रहा है 2002 में और 2014 में बेच रहा है, तो वो फंडिंग हुई ना, कि उसने 12 साल उसका पैसा रुका रहा, लॉस में हुआ, प्रॉफिट में हुआ, 20x बनाया, वो तो इनकॉन्सिक्वेंशियल है. बट तो essentially long term oriented and bigness, these are the two primary factors by which typically promoters or their advisors try to create such a list. Prince, so I'll just take a pause here. Maybe people can keep on asking questions also on the comments, so that discussion can be more helpful to everyone. Does that answer your question a bit, Prince? Yes, yes, and even Babulal ji pointed out QIP is another way which he pointed out in the comments. So another question is on the warrants, although you touch point upon this already, but again, promoters की क्या क्यों प्रेफरेंस रहती है कि वो वारंट्स इशू करें, और क्या मतलब इसको हम कैसे देख सकते हैं? गुड क्वेश्चन. सो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट कि जब ये लिस्ट आती है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि कुछ लोगों को वारंट्स मिला, कुछ लोगों को प्रेफरेंस मिला, एंड मोस्टली हम देखते हैं कि प्रमोटर्स अपने पास वारंट्स रखते हैं, राइट. तो उसके पीछे भी एक तो काफी लोगों को वो इंस्ट्रूमेंट्स का डिफरेंस नहीं पता है, मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा. तो बहुत सिंपल टर्म्स में, प्रेफरेंशियल जब भी आपकी लिस्ट आती है, एक सर्टेन ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बाद, एनएससी बीएससी अप्रूवल्स के बाद आपको पैसे देने होते हैं. उसके 1-1.5 महीने बाद आपके पास शेयर. थोड़ा मैं टाइमलाइंस की बात कर देता हूँ. तो बेसिकली क्या होता है, एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें अनाउंस होगा कि वी वांट टू रेज फंड वाया, and they usually say multiple sources, but they already have mental logged in, they have done market intelligence, they have backed. क्योंकि कोई भी कंपनी इतनी कच्ची नहीं हो सकती कि वो बोर्ड मीटिंग में सीधे अनाउंस कर दे विदाउट हैविंग डन अ साउंड चेक कि भाई मैं इस पैसे पे इतना फंड रेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो वंस दे गेट द सॉफ्ट कमिटमेंट्स, दे अनाउंस ए बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग यूजुअली 2 दिन के विंडो में होती है, एंड देन दे ट्राई टू डू इट वेरी फास्ट. उसका रीजन भी है, बिकॉज उसमें प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, एंड देन इन्वेस्टर कैन बैक आउट, क्योंकि उन्होंने एक सॉफ्ट सेंस दिया है कि भाई मैं 500 रुपीज के आसपास आई एम कंफर्टेबल गिविंग मनी टू योर कंपनी दिस मच क्वांटिटी, राइट. नाउ इट इज कंपनीज जॉब कि ये बात लीक ना हो, क्योंकि उसकी एंटिसिपेशन में स्टॉक प्राइस कई बार मूव हो जाता है. तो इसमें एक रूल होता है कि लास्ट 6 मंथ्स का जो वेटेड एवरेज है और लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज का वेटेड एवरेज है, उसमें से जो हायर है वो प्रेफरेंशियल प्राइस है. अब ये रूल क्यों बनाया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अदरवाइज लोग क्या करेंगे कि लेट्स से प्रमोटर इज इन कनाइवेंस विथ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट. तो उसने 600 रुपए में बेचा, आपने बोर्ड मीटिंग करके उसको 300 रुपए में फिर से शेयर्स दे दिए. तो ऐसे तो आप बार बार उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अनफ्रेंडली चीजें करते रह सकते हो. तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक रूल बना है इंडियन सेटअप में, एंड ग्लोबली मुझे पता नहीं है क्योंकि आई एम नॉट दैट एक्टिव एल्सवेयर, कि लास्ट 6 मंथ्स का एवरेज और लास्ट 7 डेज का वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, जस्ट नॉट द क्लोजिंग एवरेज, उसकी जो भी हायर प्राइस है दैट विल बी द प्राइस. और ये किस डेट पे निकलती है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड वैल्यूएशन डेट. और वो वैल्यूएशन डेट कैसे होती है, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है. तो कई बार लोग सरप्राइज रह जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इंटेंट यहाँ कंपनी का नहीं है. कई बार आपको लगेगा कि यार ये तो 900 रुपए में ट्रेड कर रहा है, 600 में कैसे हुआ, कुछ बेमानी हुई नहीं हुई. वो बेसिकली क्या होता है, बोर्ड मीटिंग प्लस 2 डेज के बाद एक्चुअल बोर्ड मीटिंग, वहां से 21 डेज द फास्टेस्ट यू कैन डू ईजीएम. बिना ईजीएम अप्रूवल के, विच इज बेसिकली मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, आप किसी को प्रेफरेंशियल शेयर रिसीव नहीं कर सकते. प्रमोटर
सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकता. बट मोस्ट ऑफ दीज ईजीएम अप्रूवल्स आर फॉर से फॉर्मेलिटी से, क्योंकि कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फंड रेज के लिए मना ही नहीं करेगा. उनके लिए अच्छी बात है कि कंपनी में पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. तो इसीलिए कभी भी आप नहीं सुनोगे कि ईजीएम में प्रेफरेंशियल ब्लॉक हो गया हो, अनलेस कुछ उनमें बैड कैरेक्टर्स हो या कोई ऐसी चीज हो कि शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि ये तो गलत हो रहा है तो ब्लॉक करेंगे. बट फॉर्मेलिटी ही होती है. तो 21 डेज के बाद ईजीएम ईजीएम की डेट से -30 तक आप जा सकते हो, मैक्स से मैक्स वैल्यूएशन डेट. तो वैल्यूएशन डेट से 7 डेज और 6 मंथ्स पहले का हाईएस्ट प्राइस, मैक्स ऑफ बोथ. तो ये लॉजिक से वो प्राइस निकलती है. अब ये प्राइस वैल्यूएशन डेट पे डिपेंड कर रही है. ऑब्वियसली एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी, बोर्ड को एक वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, उसके बेसिस पे ही वो फंड इश्यू करा सकता है न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को. तो ये सब ऑपरेशनल पार्ट हो गया. तो ये क्या होता है कि बाय डेफिनेशन दीज आर इनसाइडर डिटेल्स. क्यों? क्योंकि जब फंड रेज हो रहा है तो वो फंड रेज किसी पर्पस के लिए हो रहा है. फंड रेज ऐसे नहीं हो रहा है कि प्रमोटर इन्वेस्टर ने कहा यार मुझे कुछ शेयर्स दे दो, एक अच्छा सर ऐसे ले लो. इन प्रैक्टिस मे बी 10% ऑफ केसेस में ऐसा हो रहा होगा, बट इन लीगल फ्रेमवर्क यू कैन नॉट डू दैट. देयर हैज टू बी पर्पस, राइट? बोर्ड कैन नॉट से कि मुझे इसको शेयर्स देने हैं इसलिए मैंने इसको दे दिया, राइट? सो देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू कि हम ये इसके लिए चाह रहे हैं. मोस्टली वही होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है या तो कैपेक्स के लिए चाहता है. जो तीसरा फॉर्म है अनसेड है कि कई बार वो बहुत बड़े शेयर होल्डर्स को एंट्री दिलाना चाहते हैं, जो हम लोग कच्ची लैंग्वेज में बोलते हैं. और उसमें आप बैड सेंस से मत समझिए. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक्स कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, $3 billion का है, एंड ही हैज कीन इंटरेस्ट इन दैट कंपनी. कंपनी हैज इलिक्विड क्वांटर, एज इन कि वो चाहेंगे तो 2% खरीदते खरीदते ही मार्केट में लीक हो जाएगा उनके ब्रोकर के थ्रू या कहीं विस्पर से, वो स्टॉक ऑलरेडी 30-40% भाग जाएगा. तो वो जो एस इन्वेस्टर है वो ले नहीं सकता उस कंपनी का 2%. बट कंपनी को भी पता है कि अगर ये एस इन्वेस्टर हमारे बोर्ड में आए, हमारी कंपनी में आएगा तो सबका बेनिफिट होगा, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का फायदा होगा, कंपनी वैल्यूएशन में होगा और ऑब्वियसली उस इन्वेस्टर का भी फायदा होगा. तो उस फैसिलिटेशन के लिए भी प्रेफरेंशियल कर देते हैं कई बार, बट दैट इज रेयर. मोस्टली कुछ ना कुछ पर्पस होता है, विच इन टूडेज इंडिया में हर चीज इतनी फास्ट ग्रो हो रही है कि वो मोस्टली या तो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, बट मोर देन वर्किंग कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज फॉर कैपेक्स और सम मेजर न्यू एक्सपेंशन. तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू हुआ. अब ये जो है बाय डेफिनेशन प्रिंस, नेचुरली कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर को समझाना पड़ेगा कंपनी को कि यार ये हम ये करना चाहते हैं. उन इन्वेस्टर्स को कन्विंस होना पड़ेगा कि हम आपके इस प्लान से एग्री कर रहे हैं और ये प्लॉजिबल प्लान लग रहा है और हमें लगता है इससे एक वैल्यू क्रिएशन होगी. वो डिस्कशन बाय डेफिनेशन इज ए कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन. अब इसमें एक टेक्निकल चैलेंज ये है कि जैसे ही आप ये ट्राई करोगे तो एक सिंगल इन्वेस्टर तो ये फिल कर नहीं देगा, वो अपने लाइक माइंडेड इन्वेस्टर से बात करेगा, कुछ लोगों से और करेगा. ये पिच प्रमोटर हो सकता है कई डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर ब्लॉक्स को प्रेजेंट करें या उनसे एक सॉफ्ट चेक करें कि हम करना चाहते हैं. एंड दैट इज एट द रूट ऑफ ऑल दीज रनअप्स. तो बार बार जो क्वेश्चन ये हम लोग एसएमई की दुनिया, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर हियर, क्योंकि एक बाहर का बंदा आएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये डिस्कशन चल क्या रहा है. जो लोग माइक्रो कैप में एक्टिव है उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात होगा, क्योंकि ये डिस्कशन बार बार उठता है कि ये अचानक से स्टॉक भागने क्यों लगता है. अभी तो शांति से पड़ा हुआ था और प्रेफरेंशियल की न्यूज आई. प्रेफरेंशियल इन इटसेल्फ मींस नथिंग, राइट? इट जस्ट एन एडिशनल फंड रेज. तो एक स्टॉक जो कोई नहीं टच कर रहा था 200 रुपीज में, सडनली उस पर फंड रेज हुआ और वो स्टॉक कुछ दिन में 350 हो गया. तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसके दो रीजन है. दूसरा जो गुड रीजन है उसमें तो बाद में आते हैं, बट पहले द नॉन सो लॉजिकल रीजन, अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट उसके उसमें बहुत ज्यादा माल इंटेंट भी नहीं है. तो प्रिंस मुझे भी, मैं जब प्रेफरेंशियल का पार्ट नहीं होता था एज ए रिटेल इन्वेस्टर, मुझको लगता था कि यार ये तो मैनिपुलेशन है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो स्टॉक कभी नहीं था, अचानक से प्रेफ का आया सीधे 40%, 40-50% इज नो स्मॉल थिंग, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी which had a market cap of 400 crore suddenly becomes 700 crore market cap, right? So that kind of a move used to surprise and annoy me a lot. फिर मैं कई प्रोफेशनल का पार्ट हुआ, पब्लिक डोमेन में है, यू गाइस नो probably I participated in at least 7-8 preps in last 6-7 months, including 4 in last 1 week, so which was crazy for me. I need to take rest and pause, probably I'm getting overexcited. तो जब इन डिस्कशंस के पार्ट में बना तो मुझे रियलाइज हुआ कि हर जगह पे एक वैलिड प्रपोजल है, बट वो प्रपोजल कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है, और उससे कहीं ना धोखे से इंटेंसली नॉन इंटेंसली उस पर नहीं जाते हैं, दैट्स नॉट आवर जॉब. वो बात लीक होती है और कुछ लोग उसको रन अप कर लेते हैं, जिसको इन सिंपल टर्म्स में बोले फ्रंट रनिंग. तो उस तरीके से वो प्राइस बढ़ जाता है. बट इसमें जो इन्वेस्टर प्रेफरेंशियल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और प्रमोटर, उनका सारा इंटेंट है कि ये बात लीक ना हो, जिससे प्राइस रन अप ना हो,
प्राइस रन अप होने की वजह से कई बार फेल हो जाता है। तो यहाँ पे कई लोग होंगे जिनको ये एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। देयर आर सम पॉपुलर नेम्स जिनका फरवरी में बात चल रहा था कि प्रेफरेंशियल है, बट वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक रन अप हो गया, इन्वेस्टर बैकड आउट, कि बोले अरे हम तो 300 रुपीज में दे रहे थे, आपका स्टॉक 450 चला गया। मैन 450 में वी आर नॉट कंफर्टेबल पुटिंग सो मच ऑफ मनी, तो आप स्टॉक नीचे करिए। अब प्रमोटर कैसे स्टॉक नीचे करेगा? तो उसके पास एक ही तरीका है, वो वापस सबको बोले मार्केट में किसी तरीके से विस्पर नेटवर्क से या ऑफिशियली तो कोई ये बात बोल नहीं सकता कि हम फंड रेज करना चाहते थे बट फंड रेज कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो उतनी ही ऑन रिकॉर्ड बैड न्यूज है, भले ही ना उसमें कंपनी की गलती है ना किसी की गलती है, राइट? तो देन यू वेट कि यार चीजें थोड़ी ठंडी हो जाएं, 4 महीने बाद है। तो कई बार प्रेफरेंशियल डिले हो जाते हैं क्योंकि प्राइस रन अप हो जाता है। तो दिस इज व्हाट, ये मैंने सॉरी बहुत ज्यादा डिटेलिंग बता दी बैक प्लम्बिंग, बट मैंने इसलिए बता दी क्योंकि एज ए रिटेल मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी थी, एंग्जाइटी थी कि ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है। तो मैं उसको बहुत बैड इंटेंट से देखता था कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब एंड दोज हु नो मी दैट आई बिकम वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन आई सेंस कि यार कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो अगर स्पेशली अगर आपके पास वो स्टॉक है, इवन इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन एवरी प्रेफ, राइट? आई मे नॉट हैव दैट स्टॉक और आई मे हैव ए स्टॉक, आई मे स्किप इट ऑल्सो कि मेरे पास ऑलरेडी इनफ शेयर्स हैं। बट अगर जस्ट बिकॉज वो स्टॉक ऊपर नीचे जाता है, देन एज इन्वेस्टर आई बिकम वेरी अनकंफर्टेबल कि यार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वोलेटिलिटी होती है। इसीलिए आप देखोगे कि न्यूज का जैसे ही आती है स्टॉक भाग जाता है, फिर नीचे आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। सो दिस, ये जो डायलमा मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रिंस, ऑपरेशनल, that is at the core of this volatility around the such fundraise, especially in micro caps. Big in stocks में ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी कम है कि अगर 20 लोग लेना चालू किए तो वो तुरंत 20% बढ़ जाएगा, 20 लोग बेचना चालू किए तो तुरंत नीचे आ जाएगा, राइट? सो मेनी टाइम्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस इन मैक्रो कैप्स इज मिसनॉमर, यू कांट ट्रेड बिग ब्लॉक्स देयर। तो आपको टेक्निकली वो 400 रुपए का दिख रहा है बट रियलिटी में वो 300 रुपए का ही है, क्योंकि उसी प्राइस पे ही आप बेच पाओगे, आप 400 पे बेच भी नहीं पाओगे। But back to you, Prince. राइट। तो संदीप, ऑल्दो लाइक टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं, पर लॉक इन पीरियड का जो जो आपने बताया कि फंड रेज के डिफरेंट मेथड्स का जो अभी तक बात हुई है, तो उसमें लॉक इन पीरियड का किसी में रहता है या फंड रेज का और लॉक इन पीरियड का कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं दैट नहीं, विल बी बिल्कुल ऑल। है प्रिंस, गुड क्वेश्चन एंड थैंक्स। आई सॉ द कमेंट, सो आई इनिशियली मेच्ड द QIP, so that's qualified institutional placements, roughly kind of framework wise same, but preferential you can go do it to retail. QIP by definition you can only do it with the institutions, like example अभी Phantom ने किया था कुछ समय पहले QIP. In fact, if I'm not wrong, Insolation is all और I'll hold on, I'm not even sure कि वो अनाउंस है कि नहीं है। तो ऐसे काफी सारे QIP चल रहे हैं, बट प्रेफरेंशियल क्या है कि उसमें आप रिटेल को भी दे सकते हो। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अगेन, आई एम नॉट वेल वर्स्ड, प्लीज फील फ्री टू ऑलवेज करेक्ट। यहाँ पे काफी लोग मुझसे ज्यादा लर्नेड हैं जो स्पीक लिसनर मोड में होंगे, तो अगर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट है तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। बट कमिंग बैक टू लॉकिंग प्रिंस, प्रेफरेंशियल में भी 6 मंथ्स की लॉकिंग है। वारंट्स पे मैंने डिटेलिंग नहीं की, तो वारंट्स अच्छा इस पे आ जाते हैं कि वारंट्स पे चलिए बाद में आते हैं प्रिंस। तो लॉकिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स के 6 मंथ्स होंगे फ्लैट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस, एज इन कि आपके जब अकाउंट में आएंगे। तो यूजुअली फंड रेज जब अनाउंस होता है प्लस ईजीएम के बाद फिर से एनएससी अप्रूवल, ऐसे करते करते फिर से ईजीएम अप्रूवल के बाद लोग पैसा देते हैं, इन्वेस्टर्स, वो एक एसपीवी अकाउंट में जाता है, फिर वो फिर से एक्सचेंज के पास जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है टू फ्रो करते हुए, फास्टेस्ट पॉसिबल इज रफली 2.5 months फ्रॉम द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। उसके बाद वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बट वो लॉक्ड रहेंगे आरटीए की तरफ से बैक में, सीडीएसएल एनएसडीएल में। तो आप पहले 6 मंथ्स उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे। जब वहां पे वो ओपन होगा तो उसके बाद इट बिकम्स लाइक ए फ्री शेयर, यू कैन बाय एंड सेल। उसका पर्पज यही है कि लोग आर्बिट्राज ना प्ले कर लें कि इधर से लिया और स्क्रीन पे जाके बेच दिया पहले ही दिन, तो फिर कंपनी का भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ और रेगुलेटर्स ऑब्वियसली वांट टू स्टॉप इट। कमेंट्स में भी एक क्वेश्चन है और ये कंटिन्यूएशन ही है कि भाई रिटेल को प्रेफरेंशियल की एलोकेशन, ऑल्दो आपने ये बता ही दिया, बट इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या ऐसा भी कुछ रहता है कि मिनिमम टिकट साइज है या क्या, कैसे क्या रहता है, मतलब बेसिकली। लीगली कुछ नहीं है। लीगली तो आप प्रेफरेंशियल आप एक शेयर भी दे सकते हो, बट कॉमन सेंस है कि कंपनी हैज नो इंसेंटिव्स टू डील विथ 5,000 पीपल, राइट? तो वो हमेशा चाहेंगे, ऑप्टिकली भी अच्छा लगता है कि अगर आप 20 करोड़ रेज कर रहे हैं और आपने 10 बड़े इन्वेस्टर से कर लिया, तो दैट शो, दैट इज एन इनडायरेक्ट शो ऑफ कॉन्फिडेंस।
तो इसलिए अगर अपने एक पॉपुलर रूल क्या है कि लोग देखते हैं कि जब भी ऐसे लिस्ट आती है तो वो जितना बड़ा टिकट साइज है मिनिमम उतना वो स्ट्रांग माना जाता है. दिस इज जस्ट अ वियर्ड वे ऑफ लुकिंग इनटू इट. आई डू नॉट फुली एग्री बट दिस इज ए पॉपुलर विजडम. तो इस वजह से वो लोग टिकट साइज दो वजह से ज्यादा रखना चाहते हैं कि अगर आप 5-5 लाख रुपए में बांटेंगे तो आप लिटरली बहुत यंग रिटेल के पास जा रहे हैं, जिसमें ये इस पूरी प्रोसेस में ना डिस्कशन बहुत लगता है प्रिंस, विच इज एन अमेजिंग ऑपरेशनल वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ एवरीवन, बिकॉज प्रोसेस इतनी कॉन्वोल्यूटेड है. इंडिया में आपको पता ही है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑलवेज ए चैलेंज. एंड एवरीवन डज व्हाट ही थिंक्स इज राइट. रेगुलेटर्स अपना काम कर रहे हैं, एक्सचेंज अपना काम कर रहे हैं, कंपनीज अपना काम कर रहे हैं. बट इसमें अगर आप वो 5 लाख रुपए के लिए उस बंदे से बात करेंगे, उसका सीमेल स्टेटमेंट नहीं आएगा, उसका ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, उसका पेमेंट फेल हो जाएगा, तो जितने आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रेफरेंशियल में बढ़ाते जाओगे उतना ऑपरेशनली एज ए कंपनी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा. तो कंपनी भी ये चाहती है कि वो लिस्ट छोटी से छोटी रहे जो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स फिल कर दे. बट कई जगह जब आप नाम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का देखते हो, छोटे भाई, ओके, I must clarify and I should have been very careful. When I say छोटे and बड़े investor, I didn't mean to put adjectives anyway. I'm only talking about the ticket size. There are many investors who can put big numbers, but by definition, for risk allocation, they do small. And in any case, ticket size cannot be definition of छोटे and big. But you know, in financial regulation parlance also, they always say छोटे investor, बड़े investor. So only in that sense, please excuse me. By no sense take an offense. I'm saying someone is छोटा and बड़ा. But coming back to, I'm talking about a small investor, big. English में in fact better लग रहा है Prince. In हिंदी में this is looking very offending. So the only reason they don't want to go to small investors because it will become operationally very tough, right? कि अगर आप 5 लाख रुपीस पर वो करोगे तो आपकी लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप ऑपरेशनली इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. राइट. और क्या इन्वेस्टर्स को सेकेंडरी मार्केट से लेना चाहिए, मतलब व्हाट वुड बी योर ओपिनियन ऑन दैट? I have a Twitter statement which I made on top of another very popular guy in SME who has a different view, and I had a very strong counter view around 3 months back. Now I'm much more subdued because I'm confused whether it is a right thing or not. For benefit of others, what Prince is saying कि अगर मुझे एज ए इन्वेस्टर प्रेफरेंशियल नहीं मिल रहा है बट मुझे पता चल जा रहा है कि प्रेफरेंशियल आने वाला है यहाँ पे या आ सकता है, आने वाले पे कर रहे हो तो आपको नेचुरली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप इनसाइडर ट्रेड कर रहे हो, भले वो अप्रूव हो चाहे ना हो, आपका सोर्स जो भी हो. तो लिविंग दैट पार्ट असाइड, बट लेट्स से वंस द लिस्ट इज अनाउंस्ड, उसके बाद क्या आप फर्स्ट पॉसिबल मोमेंट पे खरीद लें. मैं being a perfect in a normal market conditions, in an efficient market hypothesis, I was of the camp and I'm still probably in that camp कि यार फंड रेज ही तो हुआ है ना, ऐसा क्या कंपनी में चेंज हो गया है कि वो स्टॉक अचानक से 40-50% बढ़ रहा है. बट रियलिटी क्या है प्रिंस की पिछले 6-8 महीने में 90% फंड रेज के बाद स्टॉक्स बहुत ज्यादा रन अप हुए हैं और इसीलिए इतना अनयूजुअल इंटरेस्ट है प्रेफरेंसेस के बारे में. आजकल ये एडिशनल विस्पर हो गई है, यहाँ फंड रेज हो रहा है, यहाँ फंड रेज हो रहा है, एक स्टॉक नॉर्मल पड़ा रहता है, प्रेफरेंशियल की न्यूज आती है, स्टॉक भाग जाता है. नेचुरली ये पूरा जो मार्केट मेनिया चल रहा है इसमें, वो मुझे लगता है इसके कोर में है. बट देर आर सम साउंडर आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. सो आई शुड बी ऑनेस्ट, आई शुड नॉट ऑलवेज बी वेरी क्रिटिकल अबाउट द मार्केट, क्योंकि मार्केट में लोग बोलते हैं ना कि भाव भगवान छे, तुम्हें ज्यादा नहीं पता है. तो अगर भाव भगवान छे, फेयर इनफ. And I may be calling it wrong in Gujarati, but essentially I keep on hearing this argument कि don't fight with the ticker. Ticker knows something which you don't know. And fair enough on that. So obviously market sentiments इसमें SME में raising bull market है. But जो relatively saner arguments हैं प्रिंस कि वो प्राइस क्यों बढ़ती है और क्या उस लॉजिक से हमें खरीदना चाहिए. एक होता है वैलिडेशन, क्योंकि रिलायंस में आपको कोई डाउट नहीं है. बार बार रिलायंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक का, यार ठीक है वो सबको पता है 1100 है, कोई बंदा कह सकता है कि 1300 होगा, कोई बंदा बोलेगा 900 बेकार बैंक है. यू कैन आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस 20%, राइट? देयर इज नो फंडामेंटल डाउट अबाउट इट्स फेयर वैल्यू इन मोटा मोटा सेम मार्केट कंडीशन. बट स्मॉल कैप्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वेरी सिनिकल अबाउट द प्राइसेस. यार स्टॉक प्राइस 50 रुपए पे आया था, स्टॉक 500 जा चुका है, क्या ये अच्छी कंपनी है? कंपनी पढ़ोगे तो आपको ठीक लगेगी, लेकिन आपके दिमाग में डाउट आएगा कि ये अभी 1 साल पहले तो ये स्टॉक 60 रुपीज का था, तो अभी ये 600 का कैसे हो गया? इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस इट हैज सम वैलिड रीजंस, बट वो वैलिड रीजन मुझे एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर तो पता नहीं है. मेरे पास ना तो रिसर्च कैपेबिलिटी है, ना उतना डेटा अवेलेबल है, ये कंपनियां कवरेज नहीं होती हैं, तो आपको पता कैसे चले?
तो जो छोटी कंपनी है एसएमई में जैसे ही प्रेफरेंस होता है वैसे ही इट इज सीन एज एन एडिशनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार यहाँ पे बिग इन्वेस्टर्स ने इस प्राइस पे पैसा डाला है, इसका मतलब है कि उनको ये लग रहा है कि ये कंपनी की ये फेयर वैल्यू है, वरना वो लॉक्ड इन्वेस्टमेंट नहीं डालते हैं। तो उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स उसको बैक करते हैं कि कंपनी तो अच्छी थी, फ्रेश पैसा डाला है, ये हुआ। तो एक आर्गुमेंट ये है एडिशनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाई द पीपल who sit on table, who do that valuation exercise, who are just not looking at chart, UCLC, इसने खरीदा उसने बेचा, यहाँ पे ट्विटर थ्रेड आ गई, किसी ने व्हाट्सएप पे बोल दिया। You mostly assume these preferential guys to be little more I'll say nuanced and taking better decision hopefully. And again, I'm not saying it will be the case in all preferential, but that's the market assumption. And second part is, which is again the original question, why preferentials in first place? Because most of these preferentials, especially in manufacturing domains, are being done for capex. तो जो कंपनी प्री मनी में एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में थी विद दैट एडिशनल मनी ऑफ 40 करोड़ 50 करोड़, सडनली उसका जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, ग्रोथ है, कैपेक्स है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है फंडामेंटली। और उसकी वजह से ये कई स्टॉक्स ऐसे हैं कि वो 3-3 महीने में डबल हो गए हैं। और उस परसेप्शन की वजह से एक मार्केट में परसेप्शन बन गया है कि जैसे ही प्रेफरेंशियल न्यूज है वैसे स्टॉक उठा लो, कुछ ना कुछ करके 50-60% तो बढ़ ही जाएगा। अगेन आई एम नो बडी टू जज व्हाट विल हैपन बिकॉज ईच केस हैज इट्स नुआंसेस, बट फंडामेंटली ये 3 रीजन है प्रिंस जिसकी वजह से है। तो आई श्योरली नॉट मेक दैट स्टेटमेंट, नॉट इवन ऑन गन पॉइंट, कि प्रेफरेंशियल आया है तो आंख बंद करके उठा लो। आई एम नॉट इन दैट कैंप, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल फील दैट वे। राइट। बिफोर कमिंग टू अस बिकॉज संदीप, एक क्विक क्वेश्चन ये बताओ, जैसे 6 महीने का लॉक इन पीरियड है, तो मतलब ऑब्वियसली जो प्रेफरेंशियल ले रहा है तो उसका बिजनेस व्यू ही रहेगा, राइट? क्योंकि उसने ट्रेड नहीं करना। 6 महीने में मार्केट की सारी सिचुएशन चेंज हो सकती है, सारी चीजें हैं। तो प्रेफरेंशियल का मोटा माटी आप मान लो कि कोई ले रहा है, अगर है तो प्राइस पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि भाई उस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है कि यहाँ से उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छा है। एग्री, मतलब एटलीस्ट दैट्स द बेट पीपल आर टेकिंग, क्योंकि 6 महीने के लिए नॉट ओनली न्यू शेयर्स, इवन एग्जिस्टिंग शेयर्स भी 3 मंथ्स के लिए लॉक इन होते हैं। तो इट इज ए ह्यूज कमिटमेंट टू पुट मनी इन प्रेफरेंशियल, क्योंकि वो पूरा पैसा राइट। अगर आपका फंस जाता है ना उतने दिन तक। अब मार्केट में फॉर नॉन कंपनी रीजन ऑल्सो मार्केट अचानक से 30% 40% लिक्विड सेगमेंट है, कभी भी अचानक से गिर सकता है, राइट? तो आपका शेयर लॉक्ड है, तो आप उसके लिए वो बस स्मोक स्क्रीन है, लाइक प्री आईपीओ वीसीपी, कि आप बस सुन रहे हो कि ये 2 बिलियन का हो गया है, आप बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं। तो बिकॉज ऑफ लॉक इन, यूजली पीपल पुट मनी इन प्रेफरेंशियल as a fundamental investor. Obviously no one will put it as a technical investor because you can't take a 6 months technical call, right? राइट। या बाबूलाल, you had your hand raised there. Yeah, so coming to fundraise, most equitable method to all the shareholders is rights issue, which is beneficial to almost everybody, those who are existing shareholder, and it is quite equitable because rights issues generally are at 0.6 to 0.75%. But generally, I don't know why people take it otherwise. When the rights issue come, price goes down. So one of the reason told to me by one ace investor was what people do is they sell their existing share and subscribe to the rights issue, and that is how the price goes down temporarily, and that is an opportunity to buy who wants to accumulate a good company. The example is Indian Hotel, so many companies. So that is the most beneficial way for the retail shareholders to benefit and company to raise the money, which is most equitable. Preferential is a non-transparent method of raising money. Only group of people I know very sure that if one group is going to ask for a preferential at a particular price or depressed or otherwise, others are not allowed. So it is benefit to very chosen few if company is doing well. If company is not doing well,
they bring the price down so that the preferential becomes attractive. So preferential is certainly not very transparent in many companies. I would not say all companies, but many companies do genuine preferential because they get better price of the share. Because if they were to go for a rights issue for same size, they would get only 0.7% of the amount they would get by the preferential. Oh, sorry, by So rights. okay. In So Babulal ji, first of all, I can feel that you have a very different take on entire process. I can skip it also purely because it is a recorded session. I surely have no intent of an argument style of a thing. But if you are comfortable and if we promise each other that we'll be polite and have a nice conversation, I would like to give you some view and then you give me a counter view so that just a public discussion. तो आप जो बोल रहे हो नॉन ट्रांसपेरेंट उसमें मैं ऑनेस्टली बस बाबूलाल जी समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एज वी स्पीक ना हमने एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को कन्विंस किया कि क्यों राइट्स इश्यू के बजाय प्रेफरेंशियल बेटर है और मैं उस आर्गुमेंट्स को बता दे रहा हूँ विदाउट इवन टॉकिंग अबाउट बिकॉज ऑब्वियसली मैं कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा तो जब आपका ये स्टेटमेंट आ रहा है ना तो मुझे लिटरली ऐसे लग रहा है कि मैं किसी स्कीम का पार्ट था तो मैं अपने साइड ऑफ आर्गुमेंट्स बता देता हूँ इंडिविजुअल केस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है आई एम श्योर वी आर हियर फॉर लर्निंग तो राइट्स इश्यू जहां पे आप बोल रहे हो ना वो बहुत बड़े कंपनीज में होता है बाबू लाल जी आई ऑब्वियसली नॉट टेक योर नेम ऑल द टाइम बट आई एम नेचुरली टॉकिंग टू यू जो ये लार्ज कैप्स होते हैं जहां पर लेट्स से 1 लाख शेयर होल्डर है तो वहां पे कुछ लोगों को भी आप प्रेफरेंस दोगे ना तो बाय डेफिनेशन उसका नाम ही प्रेफरेंस है राइट तो वो तो नॉन अनइक्विटेबल है बट अनइक्विटेबल डजंट मीन अनफेयर अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एटलीस्ट मैं जिन प्रेफ का पार्ट हूँ जहां पे मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर है आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग मी एंड माय केसेस आर नॉट इवन इंपॉर्टेंट राइट बस मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ वो कंपनी अगर आप जाके देखोगे तो एक्चुअली वो रिवर्स है वो स्टॉक कहीं नहीं मूव कर रहे थे जैसे ही हुए उन इन्वेस्टर्स ने मुझे तो रिवर्स मेरी फीलिंग रहती थी जब तक मैं पार्टिसिपेट नहीं किया था मैं इसको रिवर्स देखता था कि स्टॉक कहीं नहीं चल रहा है स्टॉक को ऊपर लेके गए वहां पे प्रेफरेंशियल रेज किया और वहां से और स्टॉक भगा दिए बिकॉज आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस मैं उतना सिनिकल रहता जैसे आप भी यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ सिनिसिज्म आई एम ऑल्सो इक्वली सिनिकल एंड दोज हु नो मी एंड इवन इन ट्विटर स्पेसेस पीपल से यू आर ऑलवेज वेरी सिनिकल एंड क्रिटिकल राइट बट मैं इसको रिवर्स देखता था मेरे एक्सपीरियंसेस से कि मैं कंपनी जो मेरे पास भी है या मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ स्टॉक नहीं चल रहा है फिर सडनली वो 40% भागता है फिर एक न्यूज आती है उस 40% के ऊपर पे प्रेफरेंस होता है और फिर वहां से भी है तो आप अनइक्विटेबल अनफेयर तो छोड़ो मुझे ऐसे लगता है कि पीपल आर ओवर पेइंग इन दिस प्रेफरेंशियल सम ऑफ दिस बिग इन्वेस्टर्स क्योंकि उनके इतने पैसे बन गए हैं 100 स्टॉक्स में कि दे आर चेजिंग स्टॉक्स वो पीछे पड़ करके जो मार्केट उनको बिफोर प्रेफरेंशियल 100 रुपीज दे रहा था इन्वेस्टर कह रहा है कोई बात नहीं आप 125 ले लीजिए आप शायद वहां से आ रहे हो जहां पे आप केवल माइनॉरिटी शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव से देख रहे हो क्योंकि वो स्क्रीन देख रहा है और उसके बाद वो पोस्ट इवेंट पे जज कर रहा है कि यार ये 125 पे तो मुझे भी मिलता तो बेहतर रहता अगर राइट्स होता तो मुझे मेरे पास भी पावर होती है राइट बट आप ये शायद मिस कर रहे हो कि ये पूरी इवेंट नहीं होती तो वो स्टॉक 100 पे ही था कोई नहीं लेने को तैयार था राइट तो आप उसको पोस्ट इवेंट जज कर रहे हो अब वापस आते हैं कि हमने क्या आर्गुमेंट दिया उस मैनेजमेंट को इनफैक्ट वो मैनेजमेंट इज ए फैंटास्टिक मैनेजमेंट they had a fundraise plan after 3 months they didn't need money initially and we were of the view that we can only give you at X price after 3 months it may be at some other it may be much suppressed and stock was doing nowhere by the way ठीक है और राइट्स इश्यू में बेसिकली क्या होता है जो बिग रिच प्रमोटर है बाय द वे दिस प्रमोटर वाज आल्सो ए वेरी रिच गाय ही इज नॉट रेडी टू डाइल्यूट अ सिंगल रुपी और आप बाबूलाल जी ये भी समझिए मैक्सिमम जो प्रेफरेंशियल हो रहा है उसमें आप देखिएगा कि प्रमोटर से डाइल्यूशंस हो रहे हैं वेरी रेयरली यू विल फाइंड कि अगर ये इतना ही अनफेयर है तो प्रमोटर से ज्यादा स्मार्ट कोई आदमी नहीं है प्रमोटर अपने पास सारे शेयर्स रख लेगा बट ही इज नॉट डूइंग इट वाई बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस प्रेफरेंशियल्स आर हैपनिंग जहां पे प्रमोटर्स के पास खुद पैसा नहीं है डालने के लिए तो वो नए सेट ऑफ इन्वेस्टर से एक फास्ट तरीके से फंड रेज कर रहा है अगले कैपेक्स अगले ग्रोथ के लिए तो दिस इज वेरी कंपेरेबल टू सीरीज सी सीरीज डी इन वीसीपी वर्ल्ड जहां पे आप ए और बी होता है फिर आप सी करते हो डी करते हो तो मैं प्रेफरेंशियल अपने माइंड में मैंने ये मान लिया कि ये सीरीज सी है जिसमें आप अच्छा जब भी जो लोग यहाँ पे वीसीपी से आई कैन सी बहुत लोग हैं यहाँ पे हमेशा कंपनी का ये फोकस जरूर होता है कि दे वांट टू ब्रिंग न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स बिकॉज दैट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग न्यू बिलीवर्स
अगर सेम शेयर होल्डर्स ही रिपीट कर रहे हैं, एंड दैट पॉइंट आई फुली एग्री विथ यू। इनफैक्ट मैंने कल, आज अभी इस स्पेस में नहीं है मैं यहाँ, इनफैक्ट अमित जी हैं, हम लोगों ने एक पॉपुलर केस डिस्कस किया था जहां पे लिस्ट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही प्रेफरेंशियल मिला था। तो वहां पे जरूर हम लोगों का एक टेक्निकली एक ऑब्जर्वेशन था कि यार ये बहुत फेयर नहीं है। बट अगर बिल्कुल नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं, एंड दिस इज अगेन पर्सपेक्टिव, ये इतना देखिए मैथ्स तो है नहीं बाबूलाल जी की ये 2+2 पे हम आर्ग्यू करेंगे कि यही सही है और यही गलत है। सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसको हम ट्रुथ्स मानते हैं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं तो न्यू सेट ऑफ वैलिडेशन है, इट्स गुड फॉर द कंपनी, गुड फॉर दोज न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। राइट्स इश्यू, आपका वो बात तो सही है कि राइट्स इश्यू नो क्वेश्चन आंसर इज द मोस्ट इक्विटेबल, बट राइट्स इश्यू का मिसयूज के भी आपको वर्जन बता देता हूँ। एक हैदराबाद की बहुत पॉपुलर केस है, गूगल कर लीजिएगा। राइट्स इश्यू की प्राइस स्टॉक लेट से 100 पे चल रहा था, ₹2 पे राइट्स इश्यू आया था। क्यों? क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में कोई भी रूल नहीं है, प्रेफरेंशियल में रूल है, राइट्स इश्यू में आप कहीं पे भी ला सकते हो। प्रमोटर ने ₹2, ₹3 या ₹5 इस टाइप का कुछ 5% पे राइट्स इश्यू लाया, विच क्लियरली सोच कि उसको फंड नहीं चाहिए था, ही जस्ट डिड इट फॉर फन, राइट। और राइट्स इश्यू में क्या होता है बाबूलाल जी की कोई ना कोई इन्वेस्टर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, कोई एल्डरली आदमी है, वो भूल जाएंगे, राइट। तो वो जब मिस कर जाते हैं तो वो पोर्शन प्रमोटर्स के पास राइट होता है कि वो उस दाम पे ले सके। और इस स्पेसिफिक केस में क्या हुआ था कि प्रमोटर ने इतना नीचे प्राइस किया और इतना फास्ट अनाउंस किया और उसको एडवर्टाइज नहीं किया कि जैसे ही राइट इश्यू कंप्लीट हुआ तो लेट से 30% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो पोर्शन प्रमोटर ने रख लिया। नेट नेट उसने कुछ 25 करोड़ इस प्रोसेस में बनाए। कंपनी में कोई फंड नहीं आया, ही बेसिकली गॉट वेरी डर्ट चीप प्राइसेस बाय सब्सक्राइबिंग टू द अनयूज्ड राइट्स इश्यू। ठीक है, एंड यू डिड अ थम्स डाउन डबल बैक टू यू प्लीज। Sandeep ji, first of all, apology if I hurt you. I didn't mean to say anything towards anybody नहीं नहीं, particularly. मेरा आपका बात हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं पब्लिक रिगार्डेड सेशन में बात कर रहे हैं। इट इज अनसेड कि वी आर नॉट नो कमिंग एट ईच अदर, वी आर See, टॉकिंग black अबाउट अ ships प्रोसेस are, हियर। as you हाँ। said, the हम्म ₹2 rights issue, black ships are everywhere, हम्म whether it is SME, large or anything. हम्म Abhi, just anecdotal example not related to this. हम्म One ace investor made a big bad comment on SMEs. He even sang a song on SMEs. Now, I wrote to him that total money raised by the SME is less than what money was lost by in Videocon by public. दैट्स अ फैंटास्टिक पॉइंट, आई फुली एग्री विथ यू। So black ships are everywhere, sir, everywhere. हम्म So I have a personal one particular example where the price was suppressed to attract the investor because the promoter badly wanted money and people did not have confidence in that company to invest if he was to go for a IPO or anything, or he was not very comfortable. So he suppressed the price from X to half. The person who wanted preference, he said, unless you bring price to this level, I won't invest the money. So in that light, I am telling you, this is a rare case, not everywhere. But in preferential, one thing which I have come across, generally it is available to a group of people who are near to either merchant banker or to the promoter. Rarely it is available open to the anybody approaching the management. अच्छा ठीक है बाबूलाल जी, इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम क्या है मतलब हम कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्कशन में जाते हैं, बैड प्रैक्टिसेस पे नहीं जाते हैं। मैं आपको डीएम कर रहा हूँ और मैं ओपनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसको भी चाहिए मैं डीएम पे आपको, आप बताओ कितना फंड है। मेरे पास 10 अभी टेबल पे प्रेफ पड़े हैं जहां पे मैं मना कर रहा हूँ, बिकॉज वन आई डोंट हैव टाइम, सेकंड आई डोंट हैव इन्फिनाइट फंड। तो ये अगेन एक्सपीरियंसेस की बात है। आपको ऐसे Abhi, लग रहा है कि प्रेफरेंशियल, एक सबसे फनी चीज क्या है ना, जब भी प्रेफरेंशियल लिस्ट आती है मुझे लोग 1-to-1 में वेल विशर्स ओनली जैसे कांग्रेट संदीप भैया या कांग्रेट संदीप। मैंने बोला बॉस हम पैसे दे रहे हैं, ले नहीं रहे, व्हाट इज द कांग्रेट्स, इसमें कांग्रेट्स की क्या बात है। जब हमारे 6 मंथ्स के बाद पैसे वापस आएंगे नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, प्रमोटर इज एबल टू डू इट। प्रमोटर्स आर नॉट बैड पीपल, राइट। वो दिन रात काम कर रहे हैं, हम तो केवल इन्वेस्टर हैं, पैसिव हैं, पैरासाइट आई कॉल आवरसेल्फ, राइट। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, आकर के केवल जजमेंट्स पास कर रहे हैं विद लिटिल मनी sir, हियर एंड finally, देयर।
अपना रिटर्न प्रमोटर की इंटीग्रिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जैक्टली तो कई बार वो हम उनका इंटेंट अच्छा भी होगा तो भी हो सकता है कि वो चीज जो वो सोच रहा है वो नहीं डिलीवर होगा, तो वो हाउ तो डू यू गलती इवन तो नो सबसे कि होती है, ठीक है, गलती इसको सबसे छोड़ होती देते हैं बाबुल जी, लेट्स नॉट मेक है, इट नो लाइक प्रॉब्लम. Anyway, another way of the fundraising which I have put on comment box is listing subsidiaries. just that's on the complicated structures etc. I was talking about more of the companies which are single entities etc. Okay, but a bigger group this thing वहां से भी हो sure, जाएगा. sure. Agree. Okay, Prince, let's take it back and just finish the agenda and let's keep it short also, frankly. Speakers, if they have any questions. So Chitresh is first in line, then Siddharth, Yogesh ji, and then we also in between. Sir, Amit sir, if you have anything to say, we'll appreciate that. Yeah, Chitresh. I think my questions are already answered in the discussion, so I'm good. Chitresh, you are on mute. If you have anything. No, Prince, he said his questions are already answered. I think you couldn't Okay. hear. Siddharth, you can unmute and ask your question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपना प्रेफरेंशियल इशू होता है तो हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है कि प्रेफरेंशियल आ रहा है इस कंपनी का, इस कंपनी को जो है फंड चाहिए, ये सारी चीजें हमको थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन हमको बाद में पता चलती है, तब तक वो शेयर भाग जाता है. सो प्रिंस सिद्धार्थ, इसका क्विक आंसर है कि एक्सचेंज में नोटिफिकेशन आता है कि ये फंड रेज होगा, और अगर आप ब्लाइंड इस एजम्पशन से जाओगे कि हर बार फंड रेज होगा तो स्टॉक आएगा, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इट विल नॉट वर्क. बट टू क्विकली आंसर योर क्वेश्चन, जब भी उनकी एक्चुअल बोर्ड मीटिंग होती है उसके 2 दिन पहले, मिनिमम 2 दिन हो सकता है, कई बार ज्यादा लंबा गैप भी होता है अगर उनको फंड रेज में ज्यादा समय लग रहा है, अगर लिस्ट लॉक्ड है तो बहुत शॉर्ट नोटिस आएगी. तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि उन्होंने एक ऑलरेडी सॉफ्ट कमिटमेंट लिया है, तभी उतनी फास्ट तरीके से वो चीज कर रहे हैं. तो एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी जिसकी मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों के पास व्हाट्सएप एप्स हैं जहां पे आपकी जो ट्रैकिंग स्टॉक है, दुनिया के हर स्टॉक तो आप नहीं ट्रैक कर पाओगे. तो बोर्ड मीटिंग से अनाउंसमेंट होता है, एक्सचेंज में अनाउंसमेंट होता है कि फंड रेज के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है XYZ डेट पे. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? तो सर कोई सा ऐसा टूल है जहाँ से हमको ये पता चल जाए कि प्रेफरेंशियल आने वाला है इस कंपनी का? नहीं, प्रेफरेंशियल क्यों, सारे एक्सचेंज नोटिफिकेशंस के लिए आजकल व्हाट्सएप चैट जीपीटी का कोई लिंकेज मेरे पास नहीं है, बिकॉज मैं इतना सुपर एक्टिव नहीं हूँ मार्केट्स में. हम लोग इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं कि जो पॉपुलर स्टॉक, मतलब जो मेरे ट्रैकिंग स्टॉक्स हैं उसका मुझे जानना भी नहीं रहता है कि मतलब 1 मिनट के अंदर पता चल जाए. बट आई कैन मेक आउट सम पीपल हैव टेकन यूटिलिटी, कोई कमेंट्स में आपको बता सकता है या तो कोई डीएम में आपको बता देगा, वरना आप मुझे डीएम करना, मैं पता करके बता दूंगा. देर आर सम एप्स, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज से उन्होंने एपीआई ले रखी है और वो बेसिकली आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको शायद लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है कि ये 40 कुछ एक पेड ऐप होंगे ऑब्वियसली, कुछ ₹100 पर मंथ, तो वो आपके व्हाट्सएप में आ जाएंगे. मोस्ट ऑफ द इंडिया इज ऑन व्हाट्सएप एनीवे, राइट. तो एक्सचेंज पे तो आता ही है, बट क्वेश्चन है कि एक्सचेंज पे आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा. या तो आप स्क्रीनर अलर्ट रखिए या कोई व्हाट्सएप ऐप लीजिए जिसमें से आपके पास ये डायरेक्टली नोटिफिकेशन आते रहे. एक स्क्रीनर है, एक रेगुलेशन 30 है और एक स्टॉक बेस्ट करके इनका है, आप देख सकते हैं आपको कैसा सूटेबल रहता है. एनीवेज, थैंक यू सिद्धार्थ. या योगेश, ओवर टू यू. Honey Prince, I joined in between, but with due respect, I respectfully disagree with some of the views being raised that preferential allotment is shady versus rights issue and all that. Unfortunately, see, I'll tell you, retail investors do not have patience and do not want to read anything in granular details. Regulations are very clear. Whether you like it or not, you can keep passing judgment against anybody, keep assuming everything in life. If you assume anything in life, it will fool you. Please remember that. So, I don't know how many people even in India have read Chapter 5 of SEBI ICDR regulations or the rights issue provisions. Whether you like it or not, we have the best regulations in granular details in the entire world in capital markets. I have advised 100 companies on preferential allotments in 20 years now. So, regulation 30, actually it is regulation 29 because regulation 30 is outcome of board meeting. I'll tell you, I have worked with National Stock Exchange. I have even
been involved in some high profile investigations and things like that. I will not take names. The worst part is people don't want to read anything. In my life, I used to earlier do, now I do public M&A, but I used to advise also on IPOs, rights issues, QIBs. By choice, I decided to do public M&A, securities market investigation, SAT litigation, etc. now. But if you see, everything is available on BSE, NSE, SEBI website. Honestly, people don't want to read because it is a psychological issue, because people don't have patience. You may not like it, but it is a behavioral, it is a psychological problem. People don't, and this prospectus which are running into 500, 600 pages, I dare say people don't read anything, unfortunately. Only QIBs will typically read because they are well informed. How many retail investors even read top 5, top 10 risk factors, you tell me, and they apply? It is herd mentality, piggybacking. अरे प्रिंस ने अप्लाई किया तो योगेश चंदे को भी अप्लाई करना चाहिए, संदीप जी ने अप्लाई किया तो प्रिंस को भी अप्लाई करना चाहिए. People piggyback, unfortunately. People don't take well informed decisions. Unfortunately, see, we are lawyers. We are paid for creating these documents, drafting these documents. I feel bad when my neighbor says, अरे वो SME में डाल दो, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो. I ask him, sir, have you seen risk? Are you aware promoter background, track record, etc.? No, nothing. मेरा पड़ोसी ने बोला, अंकल ने बोला, इन-लॉज ने बोला डाल दो तो मैं डाल रहा हूँ. That is the attitude, unfortunately. I mean, I mean, at times you feel bad, unfortunately, but I think this discussion will continue to happen next 50 years from now also. Take it from me. Thank you. Thank you, Yogesh. Rightly put. So, Sandeep, I mean, more or less, the questions which was there on my part, I had asked, and let me screen the comments if there are any And input. meantime, maybe Nikhil Bhai and Amit ji, if you want to add anything, please. I mean, you guys are seasoned people in markets. Your perspective is welcome. So, थैंक अमित जी जी आप बोलिए, आपके बाद फॉलो करता हूँ. थैंक यू प्रिंस भाई एंड संदीप जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अपॉर्चुनिटी. देखिए प्रेफरेंस जो शेयर है वो जैसे संदीप भाई ने राइटली बोला कि लाइक प्री आईपीओ एंड उसके बाद जो स्टेजेस हैं उसके लिए ग्रोथ कैपिटल का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. एंड इट्स दूसरी बात क्या है सर कि व्हाट आई मीन कि जो प्रेफरेंशियल राउंड्स होते हैं जो कंपनियों के, वो आफ्टर सर्टेन परफॉर्मेंस के बाद आते हैं, मार्केट प्राइस डिस्कवरी के बाद आते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सही राइट पे. एंड अगेन जैसे संदीप जी ने कहा कि जो न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर आते हैं एंड कई बार क्या होता है कि दे गेट द डिजायर क्वांटिटी, न्यू थॉट्स, न्यू आइडिया एंड न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर. तो अच्छा वो दे कम विद द विजन ऑफ प्रमोटर एंड एवरीथिंग दीज काइंड ऑफ थिंग. तो ये काफ़ी अच्छा टूल है मतलब फॉर द कंपनीज टू रेज मनी. इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बेटर होता है, नए भी आते हैं. तो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग. तो मतलब ब्यूटीफुल है, मतलब इसको मिसयूज ना किया जाए, ढंग से यूटिलाइज किया जाए. और रही बात ये है कि जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मिलता नहीं है, वो है अरे बस मतलब इफ यू वर्क मतलब इन्वेस्टिंग क्या है सर, इट्स फुल टाइम थिंग. आप कंटिन्यूशन में मैनेजमेंट के कनेक्ट में रहोगे, कुछ भी रहोगे, आप बात करते रहोगे, रिसर्च करते रहोगे, देन यू विल कम टू नो, यू विल आल्सो पार्ट ऑफ द मतलब जर्नी. अगर आप फ्रेंड्स में खड़े रहोगे कि यार मेरे को नेट के बाहर खड़ा हूँ मैं और बोलूँगा कि मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि मेरे को मैच देखना है, खेलना नहीं है, बट मैं कंप्लेन करूंगा यार मैं तो मेरे को बैटिंग नहीं मिला. ऐसा नहीं होता है. बैटिंग करने के लिए आपको मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा. यू हैव टू पुट योर टाइम एनर्जी, जैसा कि मिस्टर योगेश बोले कि नोबडी वांट्स टू पुट एफर्ट्स. आप एफर्ट्स डालोगे तो सब कुछ मिलता है भाई. ऐसा नहीं कोई आके आपको बोलेगा. you have to put efforts, you have to build relationship, मतलब you have to chase the people, you have to research the company, you have to meet the people. Ultimately people ही है सारे जो एक दूसरे को लीड देते हैं, मिलके ही सब लोग काम करते हैं. That's how we got the things. And रही बात एक्सचेंज में पूरा टाइम से आता है कि भैया हाँ ये फंड रेजिंग हो रहा है एंड मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. एंड यूएस rightly said कि we have the best regulation in the world. दुनिया में कहीं भी नहीं, इवन यूएस जैसा बोला जाता है, यूएस से हम बहुत बेटर है.
in terms of regulations, stock market regulations. And Prince, if I may add, sorry, jumping the queue, this this statement or this feeling of FOMO that अरे Prince को preferential allotment मिला मेरे को नहीं मिला, I don't understand this. Because honestly, what stops you to buy the stock from the market? That is one, in the open market. Anyways, irrespective of pref or not. Why this urge and feeling the itchiness of getting the stock just because somebody got a preferential allotment and you feel you are left out in life? I never understood this. Second, pref allotment inherently comes by definition with certain lock-in period. I mean, I don't have to talk how many individuals and retail investors in India are willing to even hold stock for 6 months, 12 months, etc. and all. बाजू वाले ने बेचा तो मेरे को भी बेचना है. अरे भागो, स्टॉक नीचे चला गया, इंडेक्स नीचे चला गया, then people will start running. So it is one thing to say, and pref allotment, please, I would request everybody, please read chapter 5 of ICDR regulations. Even objects of the issues are aligned today with the objects of the issue for rights issue and IPO norms. And rights issue please understand, rights issue typically takes 3 to 4 months. Pref allotment can be done in flat. एग्जैक्टली योगेश जी, तो मैं भी बीच में जंप कर रहा हूँ. ये भी डिस्कशन पॉइंट उठा था क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ द डिस्कशन इन सम कंपनीज की राइट्स इश्यू वर्सेस प्रेफरेंशियल का. तो राइट्स इश्यू काफी लेंदी प्रोसेस है. छोटे फंड रेज के लिए, छोटी कंपनीज के लिए बहुत ही वो, इनफैक्ट दैट इज वन रीजन कि स्मॉल कंपनीज प्रेफरेंशियल से रेज कर रही है. इट इज मच स्मूथर एंड फास्टर. कंपनीज के पास बैंडविड्थ नहीं है ना. आप ऐसे समझिए कि एक कंपनी जो साल का 4 करोड़ का पैट कर रही है, जिसका सीएफओ कुछ 20 लाख की सैलरी का 5 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है, आप उनकी बैंडविड्थ के भी चैलेंजेस समझिए ना. सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि राइट्स इश्यू करना चाहिए. 200 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, उसको क्लाइंट भी देखना है, एम्प्लॉय भी देखना है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी हैं. अब वो फंड रेज में फिर से 5 महीने, अभी उसने आईपीओ लाया है, 1 साल के अंदर उसको फंड रेज करना है, वो राइट्स इश्यू से जाएगा. तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं. एवरी इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट फॉर अ रीजन, राइट? In some cases one instrument is better than others, and as Babulal ji was saying, in every cases you will find bad characters and bad episodes, and in some cases our way to judge a badness of anything is only by price action, which is extremely unfair, because हमें कभी भी नहीं पता चलेगा कि actual circumstances क्या है. तो अगर stock price is a criteria to decide what is good or bad, then obviously God save us. But beyond that also, there will obviously be shady character, shady dealings in any instruments, in any fundraise, in any, I mean, even forget about fundraise. In secondary trading also it will happen. So ideally, as Yogesh ji rightly said, if we focus on the good part of it, we'll probably be better off. क्योंकि वो बैड का तो आप इन्फिनाइट ईयर्स तक डिस्कस करते रहो, उसका कोई एंड नहीं है. One more thing लोग बोलते हैं, I jump in between. लोग बोल रहे हैं कि भाई जैसे ये प्रेप अलाउंस होता है शेयर भाग जाता है, ऐसा वैसा. ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी केसेस वेयर प्रेप वाज अनाउंस्ड participated by marquee investors, not just a normal investor, marquee names. They stopped, went below their preferential price many times. Many cases you will find, and maybe some few cases still around. Their stocks are available. They below their preferential price, and they are in lock-in. They are not even able to sell it. So, do all have that kind of metal? No. So, risk is also there. Everybody see preferential is a winning instrument. Actually, it's not. So Sandeep bhai, before coming to other two speakers for their questions, important question which comes to my mind also. So request if Nikhil has anything to add to that. So price discovery में these various kind of fundraising ways which we discussed today. तो price discovery में कितनी helpful है? I mean, प्राइस का तो फॉर्मूला तय है सर, कि जो सेबी का फॉर्मूला है 2 वीक्स अपना 10 ट्रेडिंग डेज का एवरेज एंड लास्ट 90 डेज का एवरेज, ऐसा कुछ है. मतलब 200 डेज का तो एवरेज, विच एवरेज हायर. तो सेबी का तो मतलब फॉर्मूला सेबी ने दिया है कि प्राइस क्या होना चाहिए.
तो वो ऑलवेज हायर पे जा रहा है। तो वो तो बिल्कुल क्लियर ही है कि जो भी प्रेफरेंशियल जो है वो हायर रेट, जो भी है फार्मूला सेबी का, उससे हायर रेट भी मिलेगा। लास्ट 10 डेज का हायर जो होता है मोस्टली वही होता है। Agree. I think, Prince, you are also talking about the validation part, which I briefly talked about yesterday, earlier. Sorry, not yesterday. कि जैसे ये प्रेफरेंशियल आते हैं और कुछ बड़े शेयर होल्डर्स इश्यू करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उसको एक सेट ऑफ मार्केट उसको एक वैलिडेशन के सेंस में देखता है, और ये स्पेशली ट्रू है माइक्रो कैप्स में। लार्ज कैप्स में ऑब्वियसली यूजुअली लोगों को डाउट नहीं होता है कि सीएमपी एज इन द लिस्टेड प्राइस इज इट फेयर और नॉट, बट बहुत ही एक्सट्रीमली वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रो कैप्स, जहां पे कम वॉल्यूम्स में स्टॉक 50% ऊपर भी जा सकते हैं, 50% नीचे भी जा सकते हैं, वहां पे जब एक डिसेंट क्वांटिटी एक्सचेंज होती है वाया प्रेफरेंशियल राउंड बिटवीन अपरेंटली एज्यूम्ड परसीव्ड स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंड अ कंपनी, it is considered as an another validation of what is the right value of that company. True. Yep. So, Prince, can you hear me? Yeah, Nikhil bhai, we can hear you. Thanks, Prince, for organizing this. Thanks, Sandeep bhai. I think this is very important and good conversation. एक तो मैं अमित जी से अग्री करूंगा कि बहुत बार आपको एक बार पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है, जब पब्लिकली अनाउंस हो जाता है, मेमो आ जाता है कि प्रेफरेंस आ रहा है, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो शेयर बढ़ेगा। और ये एग्जांपल मैंने खुद भी देखा है कुछ महीनों पहले होते हुए कि वो शेयर बल्कि और नीचे चला गया था वो पर्टिकुलर कंपनी। So just wanted to add to that. The other question I had for you, Sandeep, was is there a scenario where a company announces a preferential और उसमें जो पूरा जो प्रेफरेंशियल किया जा रहा है, जितने भी शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, वो सारे सिर्फ प्रमोटर ले लेता है, उसमें कोई नए इन्वेस्टर्स नहीं लिए जाते? इज दैट ऑल्सो अनदर फॉर्म? Not exactly 100%. I don't recall. I'm not in a position to confirm. I'll jump. ऐसा भी होता है, कई बार होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसा मतलब इट्स इन जनरल, आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट ओनली थिंग, बट इन जनरल इट्स काउंटेड एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर कि भाई जो बाकी इन्वेस्टर हैं दे गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ इन्वेस्टर पैसा, अपना प्रमोटर खुद पैसा डाल रहे हैं, तो मतलब समथिंग इज गुड, गोइंग टू हैपन गुड, और कंपनी अच्छे शेप में है, अच्छा फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। तो एक नॉर्मल टेक अवे है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो, कई बार ये जो टूल है ना मैनिपुलेशन के लिए भी होता है। तो वी हैव टू आल्सो चेक आवरसेल्फ विद फंडामेंटल ऑफ द कंपनीज, क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, और ऐसा होता है कि भाई फंडामेंटल भी इम्प्रूव हो रहे हैं और प्रमोटर भी डाल रहा है, तो आप जाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में वो स्टॉक और कंपनी बहुत दोनों अच्छा करती है इन जनरल। नहीं, बिकॉज maybe I'll share with you offline. ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो I thought I will ask that question. There are many cases such. हाँ जी अमित जी। हाँ जैसे हाँ संदीप, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही कह रहा हूँ कि एक तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी फंड रेज हो रहा है और उसमें प्रमोटर अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स से ज्यादा शेयर्स ले रहा है एज ए परसेंटेज, राइट, लेट्स से प्रमोटर एंटिटी इज एट 70%, तो एक क्वेश्चन तो अनफेयरनेस का जरूर उठता है, क्योंकि बिना माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इक्वल ऑप्शन दिए उसने अपना परसेंटेज बढ़ा लिया, बट मार्केट उसको अगर एज लॉन्ग एज वो सीएमपी या बेटर प्राइस पे है, बहुत सबड्यूट प्राइस पे नहीं है कि मार्केट्स बहुत अनफ्रेंडली है और स्टॉक ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, तो यूजुअली इसको लोग काफी पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इट शोज द कॉन्फिडेंस कि प्रमोटर और एडिशनल पैसा डाल रहा है, राइट। तो यूजुअली हायर द परसेंटेज ऑफ प्रमोटर पार्टिसिपेशन इन सच फंड रेज is considered bad, but flip argument is not every promoter will have such kind of a cash. In fact, मैं reverse भी सोचता हूँ कि unless I have a known source of a promoter's so-called richness, I sometimes get very uncomfortable कि बॉस ये बंदा X price पे तो अभी IPO लाया था, he's saying this is his only source of income, तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? But keeping those aside, let's not try to judge promoters on their money sources. In general, higher the participation of a promoter in fundraise, it is good, and surely it is good if it is very close to their existing percentage. So, I mean, most of the promoters nowadays, because they are hungry for capital, unfortunately, they don't have money, especially in macro caps,
because they usually don't come from जनरेशनल बिजनेसेस, राइट? तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आप सोचो ना कि कोई भी बंदा अपनी कंपनी 100 करोड़ 200 करोड़ के मार्केट कैप पे क्यों लिस्ट करा रहा है? वो तो 5 साल बाद वेट कर सकता था ना, बिकॉज ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम टाटा हाउस एंड बिरला हाउस हु कैन वेट फॉर बिजनेस टू बिकम 5,000 करोड़ 10,000 करोड़. ही नीड्स मनी एट ईच स्टेज ऑफ ग्रोथ. तो वो नेचुरली वो प्रेफरेंशियल में भी वो फिर से पैसे नहीं डाल पाएगा बंदा. उसके कुछ सैलरी इनकम होगी, इधर होगा, उसके बियॉन्ड वो क्या करेगा? बट दोज पीपल हु आर पार्ट ऑफ बिजनेस बिगर ग्रुप्स, लेट्स से उनके और बिजनेसेस भी हैं, दे ऑब्वियसली हैव द capital and appetite to participate for their portion also. In some extreme cases, they even go beyond that. So there are many ways to look into it, but yes, Nikhil bhai, I mean, all sets of preferentials are there right now. And to earlier point which Prince was asking, most of the promoters participate into warrants. Why? Because promoters by definition are long term investors. वो तो 3 साल बाद कहीं नहीं चले जाएंगे, 2 साल बाद कहीं नहीं चले जाएंगे. तो वो एक बेनिफिट लेते हैं मैथमेटिकली कि वारंट्स आपको केवल 25% पैसा देना है और अगले 18 महीने में आप कभी भी कन्वर्ट करा सकते हो. तो इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. पॉजिटिव ये है कि ऑब्वियसली 25% लिया आपने और पूरे 100% शेयर्स मिल गए, जो आप कभी भी फ्यूचर में बाकी 75% पे कन्वर्ट करोगे और उसके बाद से फिर से 6 मंथ्स लॉक इन होगा. बट दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर प्रोमोटर एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि मोस्टली जो वारंट्स हैं प्रोमोटर्स ही लेते हैं. In rarest of the rare cases, or maybe not rarest of the rare, but at least in rare cases, you will see even non-promoters people participating into warrants, which obviously has a major mathematical benefit for them. But flip side is this also forces them to have a 2 year kind of a login. तो योगेश जी जो अभी जो बोल रहे हैं, ये जो फोमो है ना हमें कि 6 months ये, अभी मैंने कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया और मुझे ऑलरेडी डीएम आने लगे और मुझे लगा मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली. मैंने बोला ना कि 10 प्रेफ है. आई डेंट मीन टू से कि 10 प्रेफ केवल मेरे पास है, वो पूरे मार्केट में टहल रहे हैं एंड देयर पीपल आर नॉट रेडी टू फंड देम. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव एनी प्राइसी लिस्ट व्हिच I can only share with my brothers. I'm saying those are such bad proposals that no one is buying it. So that I'll was just to give an example कि I'll प्रेफरेंशियल मतलब ये नहीं होता है कि सही है. बस एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए. तो सो वारंट्स में जो और सीजनड इन्वेस्टर्स हैं जिनका कंपनी पे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं पर्सनली अगर कोई सीजनड इन्वेस्टर्स वारंट्स में डालता है तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ कि बंदे ने 2 साल का व्यू ले लिया है. दैट्स इवन बिगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? कि उसको ये कॉन्फिडेंस है कि थ्रू थिक एंड थिन एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा, मार्केट कंडीशंस भी ठीक रहेंगी और फिर भी मेरा पैसा बन जाएगा. तो वारंट्स इज ए लॉन्गर इंस्ट्रूमेंट. प्रमोटर का तो नेचुरली वो 3 साल का, वो 30 साल का व्यू है, उसी को कंपनी चलानी है. बट नॉन प्रमोटर एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन वारंट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड फेयरली सॉलिड इन दैट सेंस, इवन दो इट इज मैथमेटिकली वेरी फ्रूटफुल, बट नॉट एवरीवन विल हैव दैट काइंड ऑफ अ रिस्क एपेटाइट टू डू दैट. या जैसा आपने बोला ना एक बीच में, आई जंप बिटवीन, कि भाई जो वेल्दी प्रमोटर है लाइक फंड रेज करते हैं और ऊपर की प्राइस पे, जैसे अभी 100 करोड़ का मार्केट गया, फिर बाद में 100 XYZ हो गया. तो वी हैव टू आल्सो चेक प्रेफरेंशियल विद फंडामेंटल आल्सो. हमें फंडामेंटल को बिना मतलब अलाइन करना ही चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं कोई ट्रैप में आ जाएंगे कि भैया मतलब कहीं भी ट्रैप में आ जाएंगे यार, एक्स वाई लिया कि वाई ने लिया कि जेड ने लिया, आई डोंट नो. मतलब बट वी हैव टू आल्सो चेक कि हाँ कंपनी फंडामेंटली ठीक है, इंप्रूव हो रहे हैं. भाई केवल फंड रेज ही कोई एक एक चीज नहीं है. कई बार क्या होता है, फंड रेज के नाम पे बहुत कुछ हो जाता है मार्केट में. पीपल प्ले इट आउट एज ए पम्प डंप एंड एवरीथिंग थिंग. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि भाई प्लीज चेक फंडामेंटल आल्सो, स्टडी फंडामेंटल आल्सो, and then only you participate. Otherwise, it may harm some rank. Fundamental is also important, along with all these things Sandeep ji is saying. Over to you. Prince, I have one question. May I go? Go ahead. Yeah, so Amit sir and Sandeep sir, thanks for sharing all the valuable insight. I have one specific question. So recently I have come across one company. I don't want to name that company, but what I observed recently, they raised preferential of 100 CR, and after some 2 or 3 months, they brought QIB of around 200 CR. That also got subscribed fully, and again after 2 months they came up with NCD of 100 CR. So they raised money back to back around 400 CR via 3 different channels. So is there any specific reason for that, like considering 3 different channels for promoter to raise money? I was just wondering I, if you can answer. I'll answer that. I'll answer that. In that case, you have to see whether that company required that money
but whether they are using that capital prudently. If answer is yes, then there is no problem. If answer is no, then it's a red flag. That's very simple. Money Yeah, is because taking. Amit sir, normally promoter, let's say when they raise preferential, then they first work upon that capital, right? And then they take a pause and then they consider raising money. But like back to back, It all depends on case to case. I can't say generically on a non-name basis or generically. We can discuss in DM also. But what I'm saying, if they are using that raised capital prudently, then there is no harm. Maybe they required it for their it's very prudent for their growth. Then there is no harm. If they are taking money just for sake, they are able to raise, and there is they don't have plan, allocation is not good, then it's a red flag. That's simple. Yes, please. okay, got it. Thank you. Yeah, next is Cheryl. Yeah, am I audible? Yeah, go ahead. Sir, recently we have seen, many SME IPOs coming up, good companies who probably, have, raised a private round in VC space and venture capital space. And, then these, startups, who come up with IPO at pretty low valuations, go on for raising preferentials. If I were to compare it with VC world, that could be say Series B or C round of funding, which lots of startups go for and then come up with IPO at say $1 billion valuation at a later stage. So if I were to compare from a founder's perspective, what is better, being private and continue raising private rounds of investments, or going for an IPO at early stage and raising preferential? तो चेरल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रमोटर पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि आप पब्लिक तो हो सकते हैं, नॉन पब्लिक नहीं हो सकते हैं. अभी सेबी चेयरमैन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दिया कि इंडियन रेगुलेटेड लिस्टेड मार्केट हैज बिकम आप ये प्रमोटर एक सॉरी, मुझे मेरी आवाज को आ रही है. तो उसमें सेबी चेयरमैन ने बोला ना कि दिस इज नॉट होटल कैलिफोर्निया, वंस यू लिस्ट यू कांट डिलिस्ट. अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, डिलिस्टिंग बहुत टफ है. तो ये जो क्वेश्चन ऑफ लिस्टिंग है, इट इज जस्ट नॉट फ्रॉम फंड पर्सपेक्टिव, इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट यू वांट टू डू एज अ कंपनी. मोस्ट ऑफ द टेक स्टार्टअप्स, दे समटाइम्स हैव दैट माइंडसेट कि ये कंपनी एक एक्स स्टेज तक जाएगी और उसके बाद प्रॉब्ली इट इज बेटर चेंज ऑफ हैंड्स, या तो एक्वायर हो जाए या तो मैं थोड़ा बैक सीट लूंगा, क्योंकि रनिंग बिजनेसेस आर नॉट इजी. तो स्पेशली इफ प्रोमोटर्स हैव दैट माइंडसेट where they want to run it for 5 years 10 years, they would surely avoid listed markets, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अनलिस्टिंग नहीं हो सकती है. मतलब डिलिस्टिंग हो सकती है टेक्निकली, बट इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी कॉस्टली है कि सो दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉकर. सेकेंड थिंग है कि टेस्ट ऑफ कंपनीज ऑल्सो, राइट. तो हिस्टोरिकली अर्ली स्टेजेस में नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज जिसमें एक वाइबल मैथमेटिकल रिस्क रिवार्ड है नॉन लिनियरिटी की वजह से, बट वैसी कंपनियां कभी भी लिस्टेड मार्केट्स में नहीं आती थी, क्योंकि जो लिस्टेड मार्केट्स के इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग रिटेल, वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस करते हैं फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस, राइट. बट प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड यूएस मार्केट्स में और इंडिया में भी हुआ, लार्ज कैप्स में तो थोड़ा फेल्ड हुआ, बट स्मॉल कैप्स में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं which are typically seen as a VC style companies and at various stage listing, and I can name even few because those are good popular cases, companies like VFin etc or even NPST, जो कि जिनको ये रियलाइज हो रहा है कि लिस्टेड में भी उनके लिए रिलेटिवली इजी है. तो प्रोज एंड कॉन्स हमने इस पे बात किया था एक ट्विटर के स्पेस में, उस पे नहीं बात करते हैं. इसी स्पेस में दीपक गुंगरानी भी हैं टुडे, अनफॉर्चुनेटली ही इज देयर एज अ लिसनर. He very rightly covered because he has a founder's perspective also. He ran his fintech and took it at a certain stage before taking an exit. So वो पर्सपेक्टिव आप सुन लीजिएगा चरल, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा. तो आई एम सेइंग फंड अवेलेबिलिटी कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर द मीडियम ऑफ फंड रेज. इट हैज टू बी टाइप ऑफ इन्वेस्टर, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट, व्हाट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट. तो अभी एक प्री आईपीओ डिस्कशन था, उस बंदे ने
साफ बोला कि मैं एक्स बंदे को केवल इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द स्टाइल ऑफ द इन्वेस्टर, राइट? सो देर आर ऑलवेज नॉन इकोनॉमिक रीजंस आल्सो why promoters choose certain methods over others. That's all I'll say, Cheryl. Sandeep, Uh, just I can add one point to this. Having worked in many startups, I think it's also because कि लोगों को फाउंडर को ये भी लगता है कि पब्लिक मार्केट में जाएंगे तो फिर यू आर अकाउंटेबल टू पब्लिक, तो आपको उतने सब डिस्क्लोजर्स भी करने पड़ेंगे, उतनी कम्युनिकेशन भी करनी पड़ेगी, and at times you are not ready at that particular stage. You want to run it as a private company, bring it to a certain stage, then think about going to public markets. So I think ये भी one of the factors है, apart from a few others that you listed, that a founder is thinking before going public. Back to you, Prince. Thanks, Nikhil. Yeah. Varun, you can go next. Yeah, thanks for the opportunity, Prince. Good to hear Sandeep ji, Amit ji giving an elaborate explanation, which is very comprehensive from a learner's perspective. So I just wanted to add, I'll switch to Hindi. मैं ये शेयर करना चाह रहा था मेरा एक्सपीरियंस कि मेनली मैंने ये कॉन्वर्सेशन में ये ऑब्जर्व किया कि रिटेलर्स का ये कंप्लेन था कि किसी को प्रेफरेंशियल में मिल जा रहा है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. सो लास्ट 1-2 साल में मैंने प्रेफरेंशियल जो ऑब्जर्व किए इन द कंपनीज विच आई वाज ट्रैकिंग क्लोजली, तो अगर फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे थे और प्रेफरेंशियल अनाउंस होने के बाद अगर 10-20% प्राइस जंप भी हुआ, तो कीपिंग माई कन्विक्शन इंटैक्ट मैंने उसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू पोजीशन बनाई, एंड नाउ आई एम सिटिंग एट हैंडसम प्रॉफिट्स. तो अगर आप 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से ऐड कर रहे हैं और फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, जैसे अमित जी ने भी बताया, तो 10-20% तो एज अ रिटेलर आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए. दैट इज वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड. Thanks. So, okay, Siddharth has been waiting quite a while for his question. Quickly, Yeah, Kshitij, thanks, then I Prince. come. Hi, Sandeep sir. Hi, Amit sir. So I have a basic question, like what's the process of connecting with and meeting with the management of a company? And I saw like many people meet with management and visit their factories. So what's the process of do that, and how can like a retailer like me can do that? Sorry, Maji, आप कंटिन्यू करिए. बहुत मतलब इन माइक्रो केप्स वेरी सिंपल वे. आप डायरेक्ट जाओगे तो भी प्रोमोटर नॉर्मली एंटरटेन कर देते हैं, नहीं तो आईआर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, तो आप उनके थ्रू आया जा सकते हो, मेल्स कर सकते हो. और अरुण जी हैं, मतलब ही इज सोलो फोर्स, ही मेल एवरी कंपनी, ही ट्राई टू मीट एवरी कंपनी. मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज ही इज देयर, he mail directly to the management, and and he do lot of things, and he मतलब he make sure कि मैनेजमेंट से मिले. अभी हमारे बीच में एक कोई इन्वेस्टर नहीं है, वो मतलब एक रूम में बैठे बैठे मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं. तो दैट्स मतलब जहाँ चाह बोलते ना कि एक शाहरुख खान का डायलॉग था कि संदीप जी आपको याद होगा कि वो शिद्दत. नहीं, शाहरुख खान एज एन एक्टर फैन नहीं हूँ, बट शाहरुख खान एज एन अचीवर फैन हूँ. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सारी कायनात आपको कायनात मिलाने की एंड ऑल दैट, राइट? मे बी समवन. साजिश कर दी थी. यस यस यस. तो आप सो बेसिकली चाहोगे तो जहाँ चाह वहाँ रहा थे. So तो आप like चाहोगे we should start with like email के अलावा आपने like we should start with email, और उसके अलावा आपने क्या वेज बताया? IRPR होते हैं, इन्वेस्टर रिलेशन होते हैं, Okay. वो होते हैं. आप कंपनी की, हाँ, आपके जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनसे आप बात कर सकते हो, और डायरेक्ट आप मैनेजमेंट को अप्रोच कर सकते हो. माइक्रो कैप में तो मैनेजमेंट भी मतलब ही इज हैप्पी. छोटा होता है ना सर, तो उसको भी अच्छा लगता है कि कोई बात कर रहा है, मेरे को समझना चाह रहा है, मुझे सुनना चाह रहा है. तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो मतलब ऑब्वियसली आप जब मुकेश अंबानी के पास जाओगे तो उसका पीए भी मतलब उसका IR वाला भी आपको भाव नहीं देगा, लेकिन यहाँ प्रमोटर भी आपको भाव देगा कि नहीं चलो यार, मुझे कुछ सुनना समझना चाह रहा है. तो माइक्रो कैप में एक आपने बेनिफिट है. अमित जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली. मैं हमेशा, मेरे काफी फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार तुम माइक्रो कैप्स में क्यों इन्वेस्टेड हो. तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि 10,000 करोड़ मार्केट कैप वाला बंदा मुझको भाव ही नहीं देगा, और जो पब्लिक लिस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट वाले जो नुआंस हैं जहाँ पे आप मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो,
वो नेचुरली एक सर्टेन साइज पे ही पॉसिबल है। तो यू आर वेरी राइट कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है तो वो प्रमोटर आप कैसे 1-to-1 मीटिंग प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल है। इट इज नॉट द बैड इंटेंट, राइट? जितनी बड़ी मार्केट कैप हो जाएगी उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते चले जाएंगे, अरे एक 1 लाख प्रमोटर शेयर होल्डर परेशान हो किस जाएगा किस कितने लोगों से मिलेगा वो। यस यस यस, इट्स नॉट पॉसिबल टू And रेस्पॉन्ड। this is, I tell you from my experience, so majority of the participants in this call, right? There are some very good friends. We have conversation over call. Few I have met. So this way also, I mean, obviously company की management से और ऐसे social media पे मिलने का parallel draw करना is not a right thing. But if you try sincerely, so there are n number of ways through which you can connect with the companies. Anyways, thanks for your question. So coming to Deepak ji and then Yogesh ji. Yeah, Deepak. Hey, Prince, hi. No, I requested at that time when, somebody had raised a question on startups piece. But I think Sandeep covered most of the points, so that's okay. So no specific question as So of now. Yogesh ji, Thank you. Yogesh ji, you were raising your hand. So any? No, so am I audible? Yeah. No, I heard Nikhil asking a question in relation to promoter subscribing to pref allotment. So yes, to respond, yeah, promoter can do preferential allotment to himself. It can be to non-promoter. It can be a simultaneously to both promoter, non-promoter, existing shareholder, or to a new investor wanting to become a non-promoter shareholder. So all those combinations are possible. And Sandeep ji also touched upon warrants. See, one thing which people also fail to understand, that while in case of warrants you pay 25% now, the issue price is fixed today. If in future at the time of exercise of the warrants and conversion into share, if the price has gone down, you are as a warrant holder stuck, because you have two options: not to convert the warrant into equity share, or to convert the warrant into equity shares, which will lead to a scenario where mark to market you are in loss, because the prevailing market price at the time of conversion is less than your issue price. In the scenario where you don't convert the warrant, what happens is the 25% paid upfront at the time of allotment of warrants, be it promoter, non-promoter, it gets forfeited. The subscriber to the warrant does not get a refund of that warrant amount of 25% paid upfront. So please sit back and now think whether you as retail shareholder, is it okay to have FOMO or JOMO, joy of missing out? Because there are these pros and cons of every instrument or mode of raising funds. But this is what I wanted to add. Thank you. Yogesh ji, I'll obviously DM you and then would like to talk to you more. He appears to have solid experience in securities market, and I think even if you can come up on a podcast or Twitter space with Prince some other day on any topic of yours, it will be quite helpful to hear more from you. So thanks for jumping in, adding your perspective, Yogesh ji. Sure, but sir, one rider and caveat. I am a corporate lawyer specializing in capital markets, so my expertise only lies in that versus anything else. Just to नहीं सर, वो स्टॉक मार्केट नहीं पूछना है सर. नॉट एवरी स्पेस इज अबाउट कि ये स्टॉक कितने पे ले लें, कितने पे ले लें. वी ट्राई टू अवॉइड दैट. यू कैन, एंड प्रिंस इज स्पेशली फैन ऑफ स्टॉपिंग दैट. तो इसीलिए प्रिंस के स्पेसेस इतने पॉपुलर हैं. देयर आर वेरी स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक डिस्कशंस आल्सो. इट्स जस्ट नॉट एवरीडे. So just no problem. Anything to do with SEBI regulations in India pertaining to listed companies, intermediaries, happy to help. Thank you. So Sandeep, Yogesh is old known on social media, almost 2+ years, and we had one interaction with him initially when I started these podcasts. So definitely I'll exchange numbers for both of you, and you guys can connect. So संदीप भाई, एक मतलब टॉपिक है, ऑफ टॉपिक है, उसको आपके आई मीन इट्स योर प्रेरोगेटिव टू डिसाइड टेकिंग द आंसर. जो आजकल चल रहा है, जो आईपीओज आ रहे हैं एसएमई के, और बेसिकली उसमें आपको सेबी वाला एंगल भी आ गया, जो 90% की कैपिंग की बात हो रही है.
लाइट यार में वो भी प्लस 3 घंटे 4 घंटे का टॉपिक है, अभी भी पब्लिक ने डिसाइड नहीं किया है। क्विक स्नैप रिस्पांस दे देता हूँ। पर्सनली आई फील इट इज नॉट सस्टेनेबल, प्योरली बिकॉज पहले वो बीएसई में हो रहा था, अब एनएससी में होगा। और द पीपल हु हैव द एचएफटी लाइंस, बेसिकली बिग ब्रोकर्स हु हैव द लीज लाइंस, विल बी एबल टू गेट दो शेयर्स। तो नेचुरली सेबी का वो इंटेंट नहीं था। रेगुलेटर्स का ये पर्सपेक्टिव रहा होगा कि फेक ऑर्डर से काफी ऊपर लिस्ट हो रहे हैं, और जहां पे रिटेल फॉर्मों में उस स्टॉक को खरीदता जा रहा है, एंड ओनली 6 months डाउन द लाइन दे विल रियलाइज कि ये स्टॉक्स इतने के तो वर्थ थे ही नहीं, क्योंकि प्राइस एक बार 500 दिख गई तो वो 300 पे सस्ती लगने लगती है रिटेल को, राइट? सो दैट वुड हैव बीन द इंटेंट। बट उसका फ्लिप आर्गुमेंट क्या है कि एसएमई में प्रॉब्ली बार बार रेगुलेटर्स ये मिस कर रहे हैं कि कई कंपनियों को लिस्टेड पर्सपेक्टिव से तो वैल्यू मिल रही है, बट मार्केट्स इतने अग्रेसिव है इस समय कि वो 200 250 अगर उनको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो भले ही आज उसकी फेयर वैल्यू 100 है, इफ दे लाइक द मैनेजमेंट दे कैन टेक अ 2027-28 काइंड ऑफ व्यू, पीपल आर रेडी टू पे एनी प्राइस। तो उसके क्रॉस में ये फंस रहा है कि जो पहला दिन था, कल डे 1 था ना, एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है जिसमें कुछ एक्स नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, एंड दोज वर एग्जैक्टली बॉट बाय 3 बिग brokers/market makers, and we are not even, I mean, they are doing what they are allowed to do, so nothing wrong in that. But I have a hunch that it will be in big discussion, and there will be a counter correction very soon, because markets cannot allow to only have 3 people with big lease lines to corner all the shares on the day 1, and then the participation is even more locked. इन जनरल भी वैसे आपको प्रिंस बता दे रहा हूँ, यूएस मार्केट्स में देर आर नो फिल्टर्स, नो दिस थिंग। इंडिया में हमने एक वियर्ड नोशन बना रखा है कि शेयर्स जिसको बोलते हैं ना, हम सर्किट्स बोलते हैं कि सर्किट्स विल प्रोटेक्ट। सर्किट्स कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? सर्किट्स फेक प्राइसेस नहीं बढ़ा करके मतलब फोमो नहीं क्रिएट करने से स्टॉप करते हैं। बट रिवर्स क्या है कि सर्किट्स ऑल्सो प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस को इलोंगेट कर देते हैं। अगर आप पूरा ओपन कर दो, एनएससी ने वही किया था ना कि डे 1 पे हमने कोई व्यू नहीं लिया है, उसको 500% हो या 5000% हो, लेट डिमांड सप्लाई डिसाइड व्हाट इज द डे 1 प्राइस। बीएससी ने शुरू से व्यू लिया था कि हम इसको मैनिपुलेशन रोकेंगे और 90% है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस पे आप इनफाइनाइट ईयर्स तक डिबेट कर सकते हैं। जब रेगुलेटर्स को भी क्लैरिटी नहीं है तो हम आप इस स्पेस में आके क्या डिसाइड करेंगे? तो आई थिंक वी कैन लीव इट हियर एंड वेट फॉर फनी मार्केट। नोट आई कैन से कि जो सर्किट था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। हाँ, 110%। ये तो इंडिया में सभी है। यहाँ पे दीपक है स्पीकर में, ही इज ए बिग फैन ऑफ सेइंग कि इंडिया में हम एक रेगुलेशन बनाते हैं और उसको पढ़ने की बजाय टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं कि पहले टेस्ट करो कि ये कैसा है। तो बजाय एक चीज को फिक्स करने के लिए और हमने शायद दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। बट लेट्स नॉट डिस्कस टू मच ऑन रेगुलेटर्स। आई मीन, दे ऑलवेज हैव द बेस्ट ऑफ द इंटेंट्स, बट दे ऑलवेज हाँ, ऑल्सो टेक मार्केट फीडबैक वेरी क्विकली, सो समथिंग विल बी I करेक्टेड believe their सून। intention was good, but again, someone taken it by some other way. So they will definitely force regulator to think again. so we are almost about to close the session. One last request that uh, quickly take his question. Yeah, Metal. Yeah, hello. Can you hear me? Hello. बोलो भाई, सुन रहे हैं। Okay. So मेरा question basically था कि ये जो like when we get this notice right from the board that we are going to raise fund, right? And then this investors, this I don't know the mechanism how these investors are pooled. Is it like before raising fund they already know, or they have their own circle? The second point, that the exact point which I want to ask is, what additional information these people have that they are ready to put so much of money into that company? Because does the the promoters, they present them ki we have got a new order, or something new is happening, and because of that we want to raise this money to do the capex. That information, that which is shared to us from the SEBI point of view, which I think one of the learned lawyer was mentioning कि सब कुछ दिया हुआ है and it is very good, but वो क्या करते हैं कि in the notice they just say कि we are going to raise funds. They don't say कि ये fund जो raise कर रहे हैं इसके पीछे कोई बड़ा order book है, या there is a confirmed client waiting for our products. Why they are raising it? So is that we should understand this, that
फंड रेज कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि फंड रेज मीन्स दैट इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट और अ लॉस, और वी ट्रीट इट एज कि फंड रेज कर रहे हैं मतलब जरूर कोई ऑर्डर पीछे है. सो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, संदीप, डू यू गाइज नो एनीथिंग which is which is much more than what a typical guy would read from a the the news which comes Very out. good question. I got it here. Let me quickly do it, and then Yogesh ji can add. I think he has also raised answer to chip in. Good question. कि क्या पता होता है, Correct. right? इन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को तो नेचुरली इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस इसमें किक इन होते हैं, राइट? क्योंकि थ्योरेटिकली ये एजम्पशन है कि कुछ एडिशनल डिस्कशन हो रहा है जिसके लिए फंड रेज हो रहा है, राइट? और वो प्रेजेंट होगा बोर्ड मीटिंग के बाद सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को, इसीलिए उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स लॉक्ड इन किए जाते हैं और इसीलिए उन शेयर होल्डर से ये उम्मीद होती है कि वो लिस्ट के बारे में, इन डिस्कशंस के बारे में किसी से बात ना करें, बिकॉज बाय नेचर दीज आर Just प्राइवेट डिस्कशंस. I want to interrupt you, Sandeep ji. हाँ, I want to interrupt you. देखिए जो सेबी का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अनपब्लिश इंफॉर्मेशन को कोई भी प्रमोटर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश मतलब नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी हो. नथिंग मिस नथिंग, चाहे वो प्रेप हो, चाहे नॉन प्रेप हो, चाहे क्यूआईपी हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, दे कांट गिव अनपब्लिश इंफॉर्मेशन, दैट फॉर श्योर. सो दैट्स assumption ओनली कि भाई जो प्रेप होल्डर्स हैं या जो भी हैं उन्हें ये सब पता होता है कि समथिंग इज गोइंग, सर्टेन प्लान्स आर गोइंग. सो दिस इज नॉट द केस एक्चुअली, एंड दिस इज नॉट द राइट थिंग, राइट वे आइडियली. So किस बेसिस पे फिर preferential allotment, I mean what basis that the investor really have, I mean because what did they suddenly like that they want to invest in if there is no additional information? अरे एडिशनल पब्लिश तो होता ही है ना वो, कि आज प्रमोटर कहीं भी आज कॉल में कहीं बताता है ना कि भाई वी आर डूइंग दिस एंड वी आर प्लानिंग सो एंड सो, वी हैव ऑर्डर सो एंड वी आर प्लानिंग टू डू दैट एंड देन. तो ऑन दैट अगर वो पब्लिश है सारा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Amit sir, I think as far as I have read the different preferential allotments, it is very basic nature. Maybe Yogesh can come in here and share more about this. But they just say we are expanding, we want to expand the business, but there is no specific information in what area you are expanding, what new products you are adding. Nothing of that sort is shared. So what additional preferential allottees get to know that they are putting their neck on the line? Hello. देखो Hello. Yeah, I can hear. No, so I just wanted to. Let me clear the confusion. Like, Yeah. is any question Is it answered? Yeah, Yogesh, you are audible. You can continue. Yeah. No, I wanted to ask. He said 3 times they just give basic information quote. I just wanted to understand. By any chance, have you even read for? Don't take me otherwise. Sorry, your voice is Have breaking you, in between. for example, read? Have you explanatory statement accompanying to a preferential? I think I can't hear Yogesh pretty well. Is it just me or everyone? Yogesh, you are breaking, and I think Sandeep also got dropped. Sorry, Not sure. is it? There is some glitch, I guess. It's breaking in. प्रिंस बहुत सारा नॉइज था तो मैंने ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन किया. एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, Sandeep. हाँ. ठीक है. देखो मेटल हेड नाम है. पहले तो यार अपना नाम आप रख लिया कर लो तो थोड़ा सा आसान होता है नाम लेना, बट अभी मेटल हेड ही बोलता हूँ आपको, ठीक है? आर यू, इफ यू कैन टेल, आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रैक्टिस, व्हाई पीपल डोंट वांट टू पुट देयर नेम ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स. आपका नाम क्या है मेटल हेड? नितिन है मेरा नाम. हाँ. सो नितिन, ये देखिए अमित जी का अपना एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने अपना बोला. आप अगर देखोगे तो प्रेफरेंशियल का जब एक एलोकेशन आ रहा है तो एक बेसिक सा पर्पस लिख रहा है, कल ही जैसे आप देखिएगा, ठीक है? और वो, अच्छा मैं एक तो थ्योरी बता देता हूँ, एक प्रैक्टिस बता दे रहा हूँ. प्रैक्टिस बता दे रहा हूँ. मेटल, सॉरी नितिन है. नितिन,
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है, और उसका रीजन ये है कि एक मोटा मोटा बताया है कि इस कंपनी को फंड के चैलेंज होंगे। इनफैक्ट हम में से कई सीजन इन्वेस्टर्स हैं, वी कैन एंटिसिपेट, इनफैक्ट मैं अपने को क्यों ऐड कर रहा हूँ, देयर आर इनफ पीपल आउटसाइड जो दे कैन एंटिसिपेट कि ये कंपनी इस स्पेस पे जाएगी तो इसको फंड रेज करना ही पड़ेगा। आप बैलेंस शीट देख के बता दोगे कि अगर ये इतना ग्रोथ यहाँ पे पहुंच गया। जब मेनी स्टॉक्स जहां को आज भी कम से कम मुझे लगता है कि लोग ये बोलते हैं कि इस कंपनी का प्रेफ आएगा अक्टूबर में, प्रमोटर ने खुद नहीं सोचा है, इन्वेस्टर सोच के बैठा है, क्योंकि उसने ये कैलकुलेशन कर लिया है कि इसकी वर्किंग कैपिटल गैप आ जाएगा यहाँ पर आते आते, उसके बाद इसको ना तो इतना डेट मिल सकता है, उसके बाद ये रिजर्व में आके फंस जाएगा। इनफैक्ट कुछ प्रमोटर्स को हमने रिवर्स एडवाइस किया है कि अब इससे ज्यादा आप रिस्क मत लो, क्योंकि अचानक से मार्केट की सी मनी यू कैन ओनली रेज व्हेन market is ready to give. That's a weird saying. Bankers will never give you money, same with equity investors, when company needs it. They will only give you when they want to give you. Right? That's the beauty of banker. एक बहुत अमीर बंदे के पीछे पड़ा रहता है कि 10% पे 20 कार्ड ले लो, बट वो आपके जो इंडिया का लोअर क्लास है उसको तो बैंक अकाउंट भी नहीं खोलने को देता है। तो सेम विथ मार्केट्स ऑल्सो, समटाइम्स प्रमोटर्स इसलिए पैसा ले लेते हैं कि उनको लगता है कि 4 महीने बाद मार्केट्स अचानक से ठंडे हो जाएंगे, तो आज मुझे एक्स प्राइस पे मिल रहा है तो मैं एटलीस्ट फंड साइड में रख लेता हूँ, मेरे ग्रोथ प्लान्स तो है ही। तो आपके दिमाग में ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कुछ केसेस में रहा हो, आई एम श्योर कि आपके क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक लॉजिक हो। बहुत बार ये जो फंड रेज है ना बहुत ही जेनरिक है, अरे वो तो छोड़िए, पूरा आईपीओ भी जेनरिक है। आईपीओ में क्या लिखा रहता है, वी नीड इट फॉर कैपेक्स, वी नीड इट फॉर वर्किंग कैपिटल, वी नीड इट फॉर जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड गारंटी देता हूं कि 75% ऑफ द कंपनीज इन इंडिया राइट नाउ रेजिंग मनी इन माइक्रो कैप्स डोंट नीड एनी मनी। I mean, they need money, but those purposes are so generic. लेकिन आपको ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस में तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपेंडेंसीज को साइड में कर दीजिए। एसेंशियली फंड रेज क्या होता है, कोई भी ग्रोइंग कंपनी को पैसे तो चाहिए ही चाहिए, राइट? और इट्स ए मिक्स बैग, विच इज आपको कुछ कैपेक्स करना होगा, कुछ आप साइड में रिजर्व रखना चाहते हो, कुछ वर्किंग कैपिटल का सेफ्टी रखना चाहते हो, डेट डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते हो, कोई सडनली आपका क्लाइंट 3 महीने पे ना करे तो ऐसा ना हो कि कंपनी बंद हो जाए, राइट? कुछ अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है तो बीजी के लिए पैसा देना है, तो प्रमोटर वांट्स टू कीप वॉर चेस्ट देयर, राइट? तो इस तरह के जेनरिक डिस्कशन होते हैं। आप ये मत मान के चलिए कि हर फंड रेज बहुत एक प्रिसाइज पर्पस होगा कुछ केसेस में होगा। आई थिंक योर क्वेश्चन इज कमिंग कि अगर वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया था तो उन्होंने पब्लिक मार्केट में क्यों नहीं बताया? नितिन, यही आपका क्वेश्चन है ना, मतलब क्रक्स वही है, आई कैन सेंस इट, राइट? मैं कह रहा हूँ कि ऐसा 5% केसेस में होता होगा, मैंने अभी तक नहीं किया है, फ्यूचर में हो सकता है मुझे बम्प हो। मैं इस पे थोड़ा डाउटफुल हूं कि इसका क्या राइट सीक्वेंस है। तो एक हाइपोथेटिकल केस बना देते हैं कि एक कंपनी है, उसको 400 करोड़ का ऑर्डर मिला। इज इट अलाउड फॉर देम टू नॉट डिस्क्लोज इट टू द पब्लिक एंड देन गो टू द सेट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, privately disclose it, obviously within the legal framework, do the fundraise and then announce it? नितिन, यही आप क्वेश्चन है ना, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं इसको आज के लिए पार कर देता हूँ। इट्स ए रिकॉर्डेड सेशन, अलाउ मी टू कम बैक, वी ऑल लर्न ऑल द टाइम। पर्सनली मैंने जितने प्रेस किए हैं वहां पे मुझे कहीं पे भी ये फील नहीं आई, हर जगह एक जनरल पर्पस फंड रेज थे, और मैंने स्टार्ट ऑफ दिस सेशन में उन पर्पसेस के स्टेट्स के बारे में बात किया है, विच इंक्लूड्स नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड फंड रेज ऑल्सो, जहाँ पे आप sometimes you want a different style of investors whom you feel you'll increase your investor base, क्योंकि एज ए प्रमोटर आप भी सोचिए ना, they don't want their stocks to become a gambling den। हम बार बार हम केवल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, एंड दैट इज फाइन, आप अपने ही लेंस से देखोगे चीजों को, बट आप जब पूरे रूम को समझने की कोशिश कर रहे हो तो देन यू नीड टू सी एवरीवन्स लेंस ऑल्सो, राइट? बिग इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, प्रमोटर्स, उसके क्या इंसेंटिव है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, आप अपने लेंस से देखोगे तो हमेशा चीजें अनफेयर ही लगेंगी। नहीं सो संदीप, मेरा ना अनफेयर के हिसाब से नहीं था। इट वाज मोर कि जो सेकंड पॉइंट आई थिंक आपने जो पहले किया बताया कि व्हेन आई से कि मान लो रेप्यूटेड इन्वेस्टर ने अगर पैसे डाले हैं तो द थॉट देयर इज कि इवन इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, दे हैव डन सम लेवल ऑफ मतलब मैंने दोनों साइड से सोचा था कि मान लो अगर इनको इन्फॉर्मेशन भी है, स्टिल इट इज गुड कि अगर प्रेफरेंशियल हो रहा है तो मैं भी आई कैन पुट सम मनी बाय डूइंग सम बेसिक चेक्स कि भाई ठीक है, मार्केट इन्वेस्टर भी है। नितिन, और पोकर खेलते हो या 3 पत्ती खेलते हो, तो हर 2 हाथ सही के बाद एक ब्लफ हाथ होता है। तो मार्केट में कभी भी ना ब्लाइंड एजम्पशन से मत जाना। अमित जी ने भी अभी हिंट किया था ना, अगर ऐसे रूल्स बनाओगे ना कि प्रेफ हुआ है, बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, मनी मैटर्स है, 1000 चीजें होती हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, टूल किट पे मत जाओ, हर केस में स्पेसिफिक देखो, प्रमोटर इंटीग्रिटी देखो, अगर स्टॉक तुमको जेन्युइनली ठीक लग रहा है करे। प्रेफरेंशियल इन इटसेल्फ शुड नॉट बी द ट्रिगर। आई थिंक
ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना वहां पे ही मुझे लिख देना चाहिए था. आई डेंट वांट टू बिकम सो नेगेटिव अबाउट दिस, बट जैसे योगेश जी ने बोला, अमित जी ने बोला, सब लोग बोलेंगे, कोई भी सीनियर इन्वेस्टर्स है, प्लीज डोंट ब्लाइंडली एज्यूम कि प्रेफरेंशियल हो रहा है तो स्टॉक अच्छा ही करेगा. जस्ट बिकॉज इट इज हैपनिंग फॉर 6 months, दैट एजम्पशन इज वेरी वेरी रॉन्ग. दैट्स ऑल आई विल से. क्यों? क्योंकि कहाँ पे क्या हैंड चल रहा है, और इसमें आप ऐसे मत सोचो कि बहुत इलेबोरेट स्कीम है. समटाइम्स इवेंट्स हैपन एज ए थर्ड ऑर्डर इफेक्ट ऑल्सो. तो क्यों क्या है, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि एक ही इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है, एक्स है, वाई ने ये किया, एक्स ने ये किया, मार्केट्स हैं, ये सेक्टर है, आज डिफेंस हॉट चल रहा है, ईपीसी हॉट चल रहा है. इसी ईपीसी को 5% पे भी कोई 5 टाइम्स से कोई पैसा देने को तैयार नहीं था इंडिया में. कौन सा मार्केट है, इनको कौन सा इक्विटी देता? आप छोटे छोटे सिटीज में चले जाइए, राजकोट में, लखनऊ में, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 20-20 साल के, आप उनके वो अपने पड़ोसी से पैसे नहीं ले पाएंगे, 5% रेज नहीं कर पाएंगे, 5 के मल्टीपल भी नहीं कर पाएंगे. प्रॉफिट कमाते हैं, आप देख सकते हो कि मर्जी से चलता है बंदा. आज उसी सेगमेंट को स्टॉक मार्केट में लोग प्री आईपीओ में 20 टाइम्स और लिस्टेड में 100 टाइम्स देने को तैयार हैं. तो मार्केट प्रमोटर्स को भी पता है बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं. जनरल टूल किट समझ जाइए कि प्रेफरेंशियल है, बड़े, और हर बड़ा इन्वेस्टर हर बार पैसे ही कमाता होता तो आज तक वो इन्फिनाइट पे पहुंच गया होता ना. आप जिसको भी आप सो कॉल्ड बड़ा इन्वेस्टर मान रहे हैं, आप उनसे पब्लिक या प्राइवेट में पूछिएगा, उन्होंने भी कम से कम 40-50% केसेस में लॉस खाया होगा, प्रेफरेंशियल और अदरवाइज. तो जब वो खुद ही लॉस खा रहे हैं तो आप उसको कैसे रेफर करके आगे बढ़ सकते हो? तो हर केस को इंडिविजुअली एनालाइज करिए. डोंट ट्राई टू क्रिएट अ टूल किट की प्रेफरेंशियल हो रहा है तो पक्का इसमें कुछ न्यूज होगा तो हम बाई कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा. And sorry, I'm sure I'm not cross, but if any of my question is coming as little rough, apologies in advance. But I'm just trying to break that क्या बोलते हैं, this impression कि जैसे ही प्रेफ हुआ वैसे स्टॉक भागना चाहिए. Please don't have that with my experience, I'll say. संदीप, लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, स्ट्रिक्टली ऑन टाइम, इट्स टाइम टू क्लोज. सो शशि और सुमित 2 रह गए, 1 by 1. शशि, यू गो फर्स्ट एंड देन सुमित. Hi. Uh, Two questions, short questions. If related or not related, is up to the forum to decide and kind of revert or not revert. Pehla, this is to all who do preferential in SMEs. So, what quick thumb rule you guys follow? By thumb rule, I mean, let's say without kind of reading or going through a presentation or doing your research. And second is what framework you guys follow once you have selected ki my kind of things are out and I want to do this, ki tailwind hai and all of that, and I do my framework now. So, yeah. यार यहाँ पे बहुत सीजन इन्वेस्टर है राजेश जी, अगर वो आंसर करना चाहें तो बेहतर होगा. राजेश जी, आप क्यों प्रेस में इतना पैसा डाल रहे हैं, ये क्वेश्चन है, पब्लिक जवाब जानना चाहती नहीं है. सर, वैसा क्वेश्चन नहीं था. नहीं, अरे मैं उनको लाइटन अप कर रहा था, सॉरी, आई जस्ट एडेड माय फ्लेयर. ओके. नहीं, आई थिंक प्रेफ में देखो, प्रेफ भी क्या होता है, प्रेफ भी एक फंड रेज करने का जरिया होता है, राइट. एक जैसे आईपीओ होता है, आईपीओ में आपके पास इतना इंफॉर्मेशन आता है कंपनी की तरफ से कि हम ये करेंगे वो करेंगे. आईपीओ से पहले कंपनी के फाइनेंशियल देखो और आईपीओ के बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखो. तो वो जो फंड है वो किसी चीज में तो डिप्लॉय करेगा कंपनी, राइट. जब भी कोई कंपनी फंड रेजिंग के लिए आती है, कुछ ना कुछ तो उसका पॉजिटिव आउटलुक रहता ही है कि मुझे फंड की जरूरत है आई, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ डिमांड गोइंग ऑन. तो जब भी कंपनी प्रेफरेंशियल लेके आ रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ का ही होता है, सभी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ का ही होता है कि जो फंड रेज कर रहे हैं, राइट. और जो पीपल हु आर पुटिंग मनी, दे सी कि इस कंपनी में फ्यूचर आउटलुक काफी अच्छा है, इस इंडस्ट्री में फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, दैट्स व्हाई दे पुट मनी. as far as why as far as the information gap is concerned कि वो ये जनरल पब्लिक को नहीं मालूम है या प्रेफ में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मालूम है. अब सभी की कुछ ना कुछ कंपनीज हैं जो लोग ट्रैक करते हैं. आप भी ऐसा है कि आप भी कुछ कंपनीज ट्रैक कर रहे होते होंगे, हम भी सब कंपनी कुछ ना कुछ ट्रैक कर रहे होते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. सो दैट्स हाउ यू कम टू नो कि भी शायद यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी आने वाली है और ये कंपनी अच्छा कर रही है. एंड दे हैव आल्सो रिसीव्ड मैनी गुड ऑर्डर्स, सो प्रोबब्ली उनका कुछ प्रेफरेंशियल वगैरह आ सकता है. तो दैट्स हाउ यू समटाइम्स यू कम टू नो कि भी हाँ इनका प्रेफरेंशियल आने वाला है, एंड देन यू दैट्स हाउ यू पार्टिसिपेट इन दिस. And no one can like track all the so many companies, so we don't participate in like 100% of the companies. So we also participate in the companies which we have been tracking for 6 months, 1 year or 2 years, right? So उसमें इंफॉर्मेशन में तो आपका खुद का ही एनालिसिस होता है. द कंपनीज डोंट टेल कि भाई आपको कुछ वो ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को इसमें पैसा डालना चाहिए. इट्स योर ओन एनालिसिस कि जहाँ पे आपको लगता है कि
इस कंपनी में अच्छा होगा और इनका आउटलुक अच्छा है, तो दैट्स व्हाई यू पुट मनी इन द कंपनी बिकॉज ऑफ द बिजनेस, यू पुट मनी इन द कंपनी बिकॉज यू ट्रस्ट द प्रमोटर्स, यू ट्रस्ट देयर कैपेबिलिटीज टू ग्रो द बिजनेस विद द एडिशनल फंडिंग। तो सबसे अभी आज की डेट में अगर आप जितने भी प्रेफरेंशियल देखोगे, मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंशियल्स आर कमिंग where the companies have won some big large orders, so they want to execute those orders because in the current capacity they will not be able to fund that expansion, they will not be able to execute those orders, so it's all depend upon the market outlook। पहले हमने कभी नहीं देखा है कि इतने प्रेफरेंशियल आ रहे हैं, इतने आईपीओ आ रहे हैं, because the underlying market environment is so nice and so accelerating, need funding, right? So many IPOs are coming. So the companies which were facing shortage of funds, these days they are able to raise money because the underlying market environment is good. got dropped. So any follow up or shall Sir, I was, to be very honest, I was just asking for an objective kind of this thing, because let's say I'm come from the world where a lot of information is shared before you invest, and let's say what problem I am facing now, information ही नहीं मिलती है SMEs में। ऑब्वियसली जिस तरीके का इंफॉर्मेशन का एपेटाइट मेरा रहा है, उतना एक्सपीरियंस इसमें नहीं मिलता है, बिकॉज देयर आर गार्ड रेल्स बीइंग पुट राइट। यहाँ एक लॉयर सर थे, उन्होंने जैसे बताया अभी कि बहुत सारे गार्ड रेल्स हैं और आपको इन्फॉर्मेशन इतना ओपनली नहीं मिलता है कि इसलिए प्रेफ कर रहे हैं। तो डिसाइड करने के सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं कि हाँ भाई प्रमोटर का हिस्ट्री देख लिया, बिजनेस का हिस्ट्री देख लिया, बट विथ सच अ स्मॉल क्या बोलते हैं मार्केट कैप, 200, 300, 500 करोड़ या 1000 करोड़ का मार्केट कैप, जो भी मल्टीपल्स पे आता है, बहुत छोटा सा रेवेन्यू, बहुत कम हिस्ट्री रहती है प्रमोटर का भी, बहुत सारे केसेस में वो हिस्ट्री भी नहीं दिखता कि हाँ क्या है। एंड पीपल लाइक अस जो पोस्ट प्रेफ करते हैं या पोस्ट लिस्टिंग करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन वाज नॉट जस्ट प्रेफ, प्री आईपीओ एंड पोस्ट प्रेफ आल्सो, राइट। तो उसका जो फ्रेमवर्क आप लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज यू डू दिस लेट्स से डे इन डे आउट, राइट। एंड संदीप सर ने अभी बोला कि 10 मेरे टेबल पड़े हैं, तो आपने रिजेक्ट भी किया होगा। लोग प्रेफ कर रहे हैं, मार्केट अच्छा है, समझ में आ रहा है, सबको पैसा चाहिए, और 10 जो है उनका भी इंटेंट वही रहा होगा कि हाँ भाई ग्रोथ करना है, कंट्री ग्रो कर रही है, बट उसके बाद भी आप उसको निकालते हैं बाहर कि यार मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता। तो मुझे वो जानना था कैसे आप उनको निकालते हो, और ये जानना था अगर डिसाइड कर लिया कि हाँ आप करना है, उसके बाद भी एक रिजेक्शन होता है, तो उसका फ्रेमवर्क क्या था। आई नो इट्स डिटेल, आई वांटेड समथिंग क्विक, क्योंकि इस फोरम पे उतना डिटेल डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा। नहीं डिटेल करने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई प्रॉब्ली स्पीक मोर देन आई शुड इवन ऑन रिकॉर्डेड सेशन, तो ऑनेस्ट आंसर दे दूं। एक्चुअली हाँ संदीप जी दीजिए। हाँ, तो शशि ऑनेस्ट आंसर है कि जो जनरल मेरा होता है, सबका फ्रेमवर्क अलग है, ठीक है। मैंने कई स्पेसेस में बोला है, मेरे लिए प्रमोटर क्वालिटी एंड आज अभी मैंने इनफैक्ट प्राइवेट किसी चैट में किसी को बोला था कि एक बहुत ही पॉपुलर वो है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज मैथमेटिकली दैट इज नॉट पॉसिबल, देयर आर सो मेनी बर्ड्स एंड सो मेनी प्लेसेस, बट रिवर्स इज ट्रू, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर नेवर फ्लॉक टुगेदर। सो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल एंड सर्टेन काइंड ऑफ प्रमोटर्स आई वांट टू अवॉइड, और उस वजह से मैं रिजेक्ट करता हूँ। ये एक सीधा सा रीजन है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो ए फंक्शन, प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप कितनी कंपनीज को ट्रस्ट करोगे, राइट। तो कहीं पर अगर कोई एक बिग इन्वेस्टर्स हैं जो उस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं उसको, सो दे हैव सीन द प्रमोटर कंडक्ट, दे हैव सीन देयर एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, एंड फॉर सम रीजन आई ओनली टॉक अबाउट अ वेरी नैरो माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, सबका नेचुरली सबका अलग होगा, आई एम ओनली आंसरिंग ऑन माई बिहाफ। इफ आई रियली ट्रस्ट someone's judgment and integrity both as an investor, तो उसके वर्ड्स भी कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं उन कंपनीज के लिए, तो वो एक शॉर्ट हो जाता है। तो इसीलिए कई बार आपको स्पीड से भी सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये कल अनाउंस हुआ और आज ये प्रेफ कैसे इतना भर गया। तो आपको दिखेगा कि हर प्रेफ में आप देखोगे कि कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो एज ए ग्रुप कर रहे होंगे, तो वो आपको बाहर से ऐसे लगेगा कि गैंग है, गैंग नहीं है। ये कॉमन सेंस है ना कि आप भी ड्रिंक्स पे या लंच के लिए तो कुछ खास लोगों से, लाइक माइंडेड लोगों के पास जाते होगे ना, क्योंकि प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल नहीं है कि आप उतनी ड्यू डिलिजेंस कर सको। तो समटाइम्स यू डू दैट बारोड विजडम ऑल्सो, एंड दिस इज ट्रू फॉर इवन सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो। आप स्टॉक भी तो वैसे ले रहे होते हैं ना कि खुद तो पढ़ते ही हो अपना कन्विक्शन के लिए, लेकिन इनिशियल पॉइंटर्स कई बार कंपनी की बजाय एक फेलो इन्वेस्टर से आते हैं। तो आप किसकी प्रोसेस पे आपका एक बेसिक लेवल का ट्रस्ट है,
ये प्रैक्टिकल है, नॉन मतलब थ्योरेटिकली लीगल आंसर इसके मैं 1000 तरीके से दे सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली सही यही होता है, एटलीस्ट मेरे साथ। मेक सेंस सर। सर मैंने वैसे ऑल्दो आई हैव डीएमड यू, आपने सटायर में बोला होगा पर मैंने डीएम किया है। इन केस यू वांट टू रिवर्ट, प्लीज रिवर्ट। ओके, श्योर श्योर शशि, थैंक यू। शशि, यही तो खास बात है संदीप की, शशि मैम, सटायर का कुछ नहीं है इसमें। ही ऑलवेज रिप्लाई टू एवरीबडी। सो आई जस्ट यूज्ड अ क्वालिफायर सर। So, any Sandeep and others, Amit ji and others, any closing remark before we close for the great session for sure. Thanks everyone, and thanks Prince for the session. Thanks Sandeep ji, thanks Yogesh ji and Rajesh ji, and thanks listeners. Thanks, थैंक Sandeep. यू एवरीवन। योगेश जी, मैं आपको पिंग भी किया, समवन ऑलरेडी गिव यू योर नंबर एंड प्रिंस आल्सो गिव द रेफरेंस, तो एंड देन विल ट्राई टू टॉक मे बी टुमारो और सम अदर डे। Sure. Thank you. Thank थैंक you, यू, Prince. थैंक्स एवरीवन। Who joined it? Definitely, they can listen to the conversation on YouTube recording. And if you are yet to follow our YouTube channel and handle, please do that. And Sandeep ka, Amit ji ka, Rajesh ji ka, and others, you can surely connect with the handles to gain updated and good set information regarding the market. Although Sandeep is